परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है रीता जी कोटा से। तो आज उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। और आज आपके साथ जो है आपकी ही जीवन की जर्नी, अध्यात्म से रिलेटेड जीवन की जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बापूजी के इस परम शांति स्टूडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपकी कैसे हुई बचपन से? सबसे पहले माँ, बापूजी, नीरू माँ और छोटूराम बापूजी को मेरा नमन। और सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति जी। अब आप बताएं जी। तो पहले मैं परिचय उनका दे देता हूँ कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और गवर्नमेंट जॉब है उनकी। उसमें थर्मल पावर प्लांट में उनकी पोस्ट है। और पीएचडी उन्होंने की हुई है और एमबीए भी किया हुआ है और साथ में बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमबीए मैनेजमेंट एंड पीएचडी इन मैनेजमेंट। ओके, तो भौतिक जगत की तो खूब पढ़ाई की है, लेकिन इनके पास जो है आध्यात्म का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन। आपको जरूर से ये पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलने वाला है। तो आप बताइए कि जर्नी कैसे शुरू हुई अध्यात्म के प्रति? अध्यात्म की जर्नी के बारे में तो मैं ये कहूँगी, अध्यात्म ऐसी चीज है, इसका बीज कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होता है। ओके। और बीज को पनपने के लिए सिर्फ जरूरत पड़ती है कि समय आने पे जब उसे पानी मिला, बीज अंकुर बना और पेड़ बन गया जी। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे अंदर भी ये बीज कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही था। ओके। जिसका अनुभव है मेरा, जब मैं 9th क्लास में थी, मैं 12.5 साल की थी, 12.5 year old। एंड तब मैंने पहली बार गीता का सार क्लास के अंदर, हमारी एक मैडम थी, अच्छा। सरदार थी भजनजीत मैडम। अच्छा। उन्होंने जो हमारी कोर्स की बुक थी उसमें जो गीता ज्ञान लिखा था उसकी जगह वो कहीं एक चार्ट पे लेकर आई, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में उन्होंने डिफाइन किया जी। और वो 5-6 पॉइंट हमें गीता ज्ञान के लिखवाए। अच्छा। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे और मेरी उम्र भी उस वक्त ज्यादा नहीं थी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखवाए। और उनमें मुझे, वैसे तो गीता ज्ञान के वो वेल नोन वेरी कॉमन पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट है, बट उन्होंने समरी करके 5 पॉइंट बताए थे। और मुझे उसमें से 1-2 पॉइंट बहुत अपीलिंग लगे। अच्छा। और तब से मुझे लगा कि हाँ, गीता सार कुछ है। हालांकि गीता कभी पढ़ी नहीं थी मैंने, लेकिन गीता का सार पढ़ा तो उनमें से एक पॉइंट था जो मुझे अपीलिंग लगा। वो था, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। और आज अगर मैं उस पॉइंट को याद करती हूँ तो बापूजी के ज्ञान से समझ में आता है, जिस जीवन मुक्ति का ज्ञान बापूजी दे रहे हैं वो तो इस देह के बाद ही है। तो असली जीवन तो वही है जिस दिशा पे हम आज हैं। एक उस गीता का आखिरी पॉइंट था, उस गीता सार का। आप चाहें तो मैं सारे पॉइंट भी पढ़ सकती हूँ, और नहीं तो मैं सिर्फ आखिरी वाला ही बता रही हूँ। हाँ, उसको हम लास्ट में लेते हैं, पहले थोड़े अभी इसको तो। और उसका लास्ट पॉइंट था जो था कि जो कुछ भी तू करता है वो भगवान को समर्पण करता चल, ऐसा करने से तू सदैव जीवन मुक्त और आनंद का अनुभव करेगा। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसका डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं 9th क्लास में थी अब, और ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 12-12.5 साल। उस समय क्या था टारगेट सामने? पढ़ाई लिखाई। एक बच्चे के सामने पढ़ाई के अलावा कुछ होता नहीं है, ना कोई दुनियादारी और ना ही कुछ। तो मैंने इसका इस्तेमाल मेरी पढ़ाई में किया। अच्छा, तो मदर फादर मतलब भक्ति मार्ग से थे या किसी को गुरु को फॉलो करते थे? मतलब भक्ति मार्ग था हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा नहीं था। नॉर्मली क्या, हम जिस कास्ट से हम गुरुद्वारे को ज्यादा मानते हैं। अच्छा। तो गुरुद्वारे में हम लोग बचपन से जाते थे। अच्छा। प्लस मेरे पेरेंट्स भक्ति मार्ग के जो देवी वगैरह हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है, मुझसे बड़ी एक सिस्टर और है, वो मेरे पेरेंट्स को शादी के काफी टाइम बाद हुई थी, जिसके लिए वैष्णो देवी पे उन्होंने मन्नत वगैरह मांगी थी। अच्छा। तो हमने बचपन से देखा था कि हाँ, वैष्णो देवी का हमारे यहाँ काफी है, मतलब एक अच्छी मान्यता है। तो उसके बाद कुछ भक्ति मार्ग भी था हमारे यहाँ। अच्छा। कि दो पूजा वगैरह करना और ये सब चीज। तो वो बचपन में घर में देखी ही थी। हालांकि घर में बहुत ज्यादा भक्ति भाग नहीं था, हाँ, लेकिन था गुरुद्वारे का एंड उसका वैष्णो देवी का, और कुछ भक्ति थोड़ा और जो दूसरे। तो फिर ये आपके, जैसे आपने बताया 12.5 साल के अंदर आपने ये सुनी बात। ये सुना, और मुझे इसका लास्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया ना, बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को समर्पित करता चल। और चूंकि गीता सार कृष्ण ने दिया था, ये पता चली गया था उस वक्त कि भाई ये अर्जुन को दिया था, क्योंकि कृष्ण की स्टोरी हमने बचपन से सुनी है। हमारा बचपन भी कुछ कृष्ण की तरह ही बीता था, इसीलिए बचपन से कृष्ण की स्टोरी सुन ली थी। बेसिकली हमें जन्म एक माँ ने दिया था, पले बड़े हम दूसरी माँ के यहाँ थे, तो हमें कृष्ण के एग्जाम्पल से हमारा बताया जाता था। अच्छा। तो इसलिए
कृष्ण के बारे में जानते थे, लेकिन हाँ डिटेल में गीता नहीं पढ़ी थी। हमारे रादर घर में भी गीता नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले मैंने ये गीता का जब सार पढ़ा तो मुझे लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने इसका इस्तेमाल किया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं रही, साइंस मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, और हमारे टाइम में वो 9th में सब्जेक्ट भी ले लिया करते थे। मेरी सिस्टर बहुत पढ़ती थी, मैं नहीं पढ़ती थी, तो घर वाले बहुत परेशान रहते थे, खासकर मेरे फादर की, पढ़ती नहीं है। अच्छा। और मेरा काम ये था कि जैसे कल पेपर है तो मैं आज बुक उठाती थी रात को 10 बजे के बाद। अच्छा। एंड 3-4 घंटे जो भी पढ़ना है पढ़ाई करती थी। मेरी एक ही प्रेयर होती थी, मैंने ये जो कुछ भी पढ़ा है भगवान आपको समर्पित है, आप ही याद रखना, मुझे याद नहीं रखना। अच्छा। एंड नेक्स्ट डे जैसे ही पेपर होता था, तो जैसे नॉर्मली पेपर हाथ में आते ही सब उसको क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, बट मेरा ये होता था मैं उस पेपर को नहीं पढ़ती थी। जैसे ही पेपर हाथ में आया 1 मिनट आंख बंद करके ध्यान किया, मैंने जो कुछ पढ़ा था आपको समर्पित कर दिया, आप ही रिकॉल करना एंड जस्ट सॉल्व दिस पेपर। Yes, ये प्रे करके मैं उस पेपर को सॉल्व करती थी और बाहर आ जाती थी। Okay. अब जब मैंने इसका फर्स्ट रिजल्ट मैं बताती हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम के पहले हमने सितंबर अक्टूबर में ये पढ़ लिया था गीता का ज्ञान। पहली बार इस्तेमाल किया था मैंने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, व्हेन आई वाज इन 9th। एंड उस हाफ ईयरली एग्जाम का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ इसको पढ़ने के बाद में। फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था लेंस का, जिसके अंदर यूवीएफ रिलेशनशिप का डेरिवेशन होता था, जो ऑलमोस्ट सबको बहुत टफ लगता था, लेंस के जो डेरिवेशंस होते हैं। एंड मुझे कभी टफ नहीं लगा, क्लास में भी मैं बहुत लोगों को एक्सप्लेन करती थी, इजी वे बताती थी मेमोराइज करने का। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम के ठीक पहले मैंने कोई बुक नहीं खोली, मैंने उस चैप्टर को फिजिकली पढ़ा तक नहीं। और मेरा कल सुबह पेपर है, रात को जितना पढ़ना था सो ही 2-3 घंटे पढ़ के मॉर्निंग में मेरे सामने ड्रीम के अंदर मेरी फिजिक्स की बुक खुलती है। अच्छा। बुक में वही चैप्टर खुलता है और मैं ड्रीम में ही उसको पढ़ रही हूँ। उठने के बाद नहीं पढ़ा और मैं एग्जाम देने चली गई। अच्छा। चली गई, और जो फर्स्ट 2 मेजर क्वेश्चंस थे वो उसी चैप्टर के आए, जो ड्रीम में आए थे, वो जो चैप्टर ड्रीम में पढ़ा था, जिसको फिजिकली नहीं पढ़ा। अच्छा। 2 मेजर क्वेश्चन उसी चैप्टर के थे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इजीली मैंने सॉल्व किया। 100 में से 70 की थ्योरी होती थी, 30 का प्रैक्टिकल था। एंड आई वाज द गर्ल जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, 68.5 मार्क्स आउट ऑफ 70। अरे वाह। जिसकी पढ़ाई थी मात्र 3 घंटे की, और पढ़ाई का समर्पण था ईश्वर को। एंड फिर ऐसा ही एक इंग्लिश के पेपर में और हुआ था, सेम विजन वाला एपिसोड। एंड देन फिर मेरे को ये चीज कैरी ही मैं करती कि आई डोंट नो, रिजल्ट के लिए नहीं बट एक आदत ही बन गई। एंड देन रिजल्ट ये था, 9th क्लास में स्कूल की टॉपर मैं थी, 10th क्लास में रादर मैं बचपन से वैसे भी क्लास में रैंक होल्डर थी, फर्स्ट रैंक होल्डर थी, बट वो तो एक रिकॉर्ड ही बन गया 9th 10th 11th की बहुत मिनिमम पढ़ाई एंड टॉप करने का। देन फिर कॉलेज की स्टडीज आई। फिर एक चीज दूसरा मेरा एक्सपीरियंस और हुआ था गीता से रिलेटेड, जब मैं 11th क्लास में थी, 14.5 years old। तो मेरे ही स्कूल को प्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं स्पीच कंपटीशन के लिए गई थी जी। देन वहां मैं विनर थी। देन विनर को स्टेट प्रेजेंट करना था अपनी डिस्ट्रिक्ट को, वो हमारा जयपुर में कंपटीशन था, इंटर स्कूल स्टेट लेवल का जी। बट उस कंपटीशन को उन्होंने एक्सटेम्पोर कर दिया था। एंड एक्सटेम्पोर भी ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पहले आपको टॉपिक दे दिया गया है। उसमें उन लोगों ने क्या किया था, एक बॉक्स था जिसमें काफी सारे टॉपिक्स थे, उसकी स्लिप्स थी। एंड ये था कि एक बच्चा बोलने माइक पे जाएगा, दूसरा आएगा और यहाँ पर ड्रॉ से, लॉटरी ड्रॉ से आपकी एक स्लिप निकालो या आप खुद ही ड्रॉ निकाल लो, जो भी उसमें टॉपिक है, जब तक वो माइक पे बोल रहा है तब तक आपको सोचना है, उसके जाते ही आपको बोलना है, जवाब देना है। बोलने का टाइम था ओनली 5 मिनट्स, 4 मिनट पे अलाउिंग बेल, 1 मिनट में कंक्लूड कर दो, 5 पे फाइनल बेल एंड टाइम फिनिश। तो इसका मतलब लॉटरी का उठाना, सोचना, इसके लिए मैक्सिमम 5 मिनट है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ये एक्सटेम्पोर लेवल की डिबेट स्पीच कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्ट लिया। मेरे पहले मैं बहुत सारे बच्चों का सुन रही थी, जनरल टॉपिक्स थे, इट वाज वेरी कैजुअल, कोई भी टॉपिक आ जाए आराम से बोल लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट नाउ आई शुड से फॉर्चुनेटली, उस समय तो आई डोंट नो मेरी क्या फीलिंग रही होगी। मैंने पहला ड्रॉ निकाला, मेरा टॉपिक आया, कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो। मैंने सोचा ये क्या टॉपिक है, कभी जीवन में गीता नहीं पढ़ी, सिर्फ गीता सार के 5 पॉइंट जानती हूँ, ठीक है, और लेकिन उसमें भी टॉपिक ये है, बस इतना पता है ये गीता सार का एसेंस है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। डिटेल कुछ नहीं पता, ना महाभारत देखी है ना रामायण देखी है, कुछ भी नहीं पता मुझे, तो कैसे। और मैंने कहा तो बड़ी अजीब सी चीज है, कोई जनरल टॉपिक नहीं है, मैं क्या बोलूंगी। मैंने कहा कोई नहीं, 2 चांस मिलने हैं, टेक अ सेकंड चांस ऑल्सो। मैंने सेकंड ड्रॉ निकाला, निकला स्वामी विवेकानंद।
मैंने कहा ये भी, इनको तो कुछ भी नहीं पता, ना तो इनके बारे में, भाई महापुरुष हैं, जब तक उनकी जीवनी नहीं पता आप कुछ नहीं बोल सकते। सही बात है। जीवनी पढ़ी नहीं थी महापुरुष की, बोलने लायक, एटलीस्ट स्टेट लेवल पे स्टेज पर बोलना। मैंने कहा क्या करूं, 1 मिनट तो मेरा सोचने में बीत गया। देन आई डिसाइडेड, एटलीस्ट गीता सर के 5 पॉइंट पता है, गो फॉर दैट। मैंने पहला टॉपिक चूज किया, कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो, और सोचना शुरू किया कि स्टार्ट कैसे करूंगी। इतने में बाय चांस जो मेरे पहले बोल रहा था उसने 4 मिनट की बेल को ही समझा फाइनल बेल है, और वो उतर गया। अच्छा। 1 मिनट तो मेरा डिसीजन में बीत गया था, एंड ओनली 3 मिनट्स मुझे मिले सोचने के लिए। कोई बात नहीं, स्टार्ट सोच लिया था, बोलने चली गई। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने जितना स्टार्ट सोचा था वो तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाना था, बट जब बोलना शुरू किया तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर से कहाँ से क्या निकल के आ रहा था, और मैं कंटिन्यूअस बोलती गई बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत इंप्रेसिव वे में, और इतनी पूरे स्टेट की ऑडियंस, इतने बच्चे, उनके पेरेंट्स, कितनी एज थी आपकी? 14.5 years old ओनली। अच्छा। क्योंकि मैं स्कूल टाइम में बहुत अंडर एज थी। वैसे तो मैं 11th क्लास के अंदर थी, बट मतलब मैं मेरी क्लास में सबसे छोटी होती थी बाय एज, क्योंकि मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग में बहुत अंडर एज मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा, ओके। तो इसीलिए मैं बहुत कम एज की थी और स्टेट लेवल पे थी वहाँ। बट मैं कंटिन्यूअस 5 मिनट तक बोलती रही, एंड 4 मिनट की अलार्मिंग बेल पे फिर मैंने कंक्लूड करके 5 मिनट में फिनिश किया। बट मेरे अंदर इतना मैटर आ चुका था कि शायद मैं अगले 15 मिनट तक बोल लेती। वो कहाँ से आ रहा था आई डोंट नो, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, बापूजी के ज्ञान में आके ये समझ में आ गया कि वो रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, जो वक्त आने पे खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाती है। बहुत सही कहा आपने। ये चीज मुझे आज समझ में आ रही है, उस वक्त समझ में नहीं आई थी। उस वक्त बस एक एक्सपीरियंस था, और ये था कि कहाँ से कैसे क्या आया और कैसे फ्लो में चला गया। एंड मुझे प्राइज भी मिला उसके लिए, एंड जितने भी और थे, इतने लोगों ने मतलब मुझे उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो एवरीवन वाज सरप्राइज कि इस एज में और इस टॉपिक पे बोलना। मेरे बाद जितने बच्चों ने बोला, किसी का टॉपिक स्पिरिचुअल नहीं था, सबके जनरल थे। इसका रीजन भी मुझे आज समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का बीज पहले से पड़ा हुआ था, और उसका अंकुरन 12 साल की उम्र से शुरू हो गया था, जहां पर मैं आज हूँ। आपको सीएम अवार्ड भी मिला था, वो कौन सा था? कौन सा? कोई सीएम ने अवार्ड दिया था? वो तो बहुत बात की बात है। अच्छा। वो 2007 की बात है। अच्छा, किस लिए मिला था वो बेसिकली मैं थर्मल पावर प्लांट में इंजीनियर के जॉब पर हूँ, और मेरिट परफॉर्मेंस के लिए अच्छा एनर्जी डे के ऊपर अवार्ड स्कीम स्टार्ट की थी हमारे यहाँ की सीएम ने। अच्छा, सीएम मैम थी उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा। तो उन्होंने उसमें हर कैडर में एक सेलेक्ट किया था, तो मेरे प्लांट से मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरिट परफॉर्मेंस के लिए। एंड मुझे स्टेज पे जाके जब अवार्ड मिला, वो ट्रॉफी मिली, तो मुझे पता चला कि आई वॉज द फर्स्ट लेडी इंजीनियर ऑफ राजस्थान हु वाज गेटिंग दैट ऊर्जा चक्र। अच्छा। फॉर माय वर्क जो मैं थर्मल पावर प्लांट में कर रही थी मेरिट परफॉर्मेंस के लिए। तो वो 2007 की बात है। अच्छा, जुलाई की। अब उसके बाद वापस आ जाते हैं स्कूल की आपकी जब पढ़ाई हुई, ये वो आपको मिला, या आपने गीता पे स्पीच दी? गीता पे स्पीच बोली। अब उसके बाद फिर जीवन में क्या, कॉलेज के लेवल जब मैंने गीता की पे जब स्पीच बोली, उसके बाद मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे ये गीता पढ़नी है। अच्छा। क्योंकि गीता का सार पढ़ लिया, गीता पे स्पीच बोल दी। तो हालांकि हमारे घर आपने में पूरी पढ़ी नहीं थी तब तक? नहीं, मैंने तब तक गीता नहीं पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर ये इच्छा हुई अपने अंदर से कि मुझे गीता को पढ़ना है। जिस गीता के बारे में मैं बोल रही हूँ वो गीता आखिर है क्या, ये पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ भक्तिमान में मैक्सिमम सुंदरकांड पढ़ लो, या गुरुद्वारे जाते थे तो वो जो सरदारों का रहता है ना नितनेम वगैरह, वहां भी हम गुरु गोविंद सिंह जयंती पे और गुरु नानक जयंती पे बोलने जाते थे, तो नितनेम एज अ गिफ्ट हमें मिलते थे। वो सब हमारे घर में था, वो पढ़ने का। गीता हमारे घर में नहीं थी। तो मैंने बोला मेरे पेरेंट्स को इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ले आओ। तो बेस्ट गीता प्रेस गोरखपुर की मानी जाती है, तो मैं गई गीता प्रेस गोरखपुर की, पेरेंट्स ने मुझे बता दिया, और वो शॉप से मैं गीता लेकर आई। देन मैंने तब वो गीता पढ़ी। मैं तब तक 12th में आ गई थी, तो तब 15 साल की उम्र होगी मेरी जब मैंने गीता पढ़ी है। अच्छा। तो मैंने गीता पढ़ी, अच्छा लगा। पूरे उसके 18 अध्याय मैंने पढ़े अच्छे से, कि रोज एक एक अध्याय करते हुए, और लाइफ में मतलब ये लगा कि एक अच्छी है। उसके बाद मेरी लाइफ में हाँ मुझे डिवाइन एक्सपीरियंसेस जरूर हुए गीता पढ़ने के बाद। अच्छा। तो उसमें पहला एक्सपीरियंस तो यही जाता है कि जो बापूजी को मैंने देखा था, मतलब उस समय तो मैं नहीं जानती थी। बेसिकली वो मेरा एक डिवाइन ड्रीम था। मैं आराम से सो रही थी उस समय के हिसाब से, तो मैं उसे ड्रीम ही कहूंगी। कितने साल के थे आप? मेरी उम्र 15 साढ़े 15 साल रही होगी। अच्छा, फिर ये बात होगी 88 की। ओके। तब मैंने देखा था, तब बापूजी ऐसे दिखते भी नहीं थे। हाँ, तो अच्छा। मैंने तो सिर्फ ये देखा, मैं बताती हूँ, मेरी ड्रीम में जैसे मैं देख रही थी और मैंने ये देखा अचानक से, मतलब
एक सागर जैसा हम कह सकते हैं, बहुत ही स्वच्छ निर्मल, मतलब बहुत ही अच्छा। और उसमें से एक है ना चांदी सा चमकता हुआ महल बाहर निकलता है। अच्छा। एक बहुत ही अलग शाइनिंग थी उस वक्त, मुझे वो चांदी जैसी चमक नजर आई थी। हो सकता है लाइट रिफ्लेक्शन भी हो, आज की डेट में कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब आज की चांदी में देखें तो वो चमक नहीं है, लेकिन 15 साल की उम्र में सिल्वर को हम चांदी ही बोलते चांदी बोलते। तो इसीलिए उस वक्त की लैंग्वेज मेरी यही थी कि चांदी सा चमकता महल में देख रही हूँ। बट आज मैं कहूँगी बहुत ही अलग सी शाइनिंग, चांदी से भी शायद कहीं ज्यादा, प्लेटिनम से भी ज्यादा शाइनिंग होगी, लेकिन बहुत ही डिवाइन। उस सागर से एक महल निकलता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया, बहुत अलग डिवाइन एक्सपीरियंस था वो। तो मैं आराम से देख रही हूँ उसको, फिर अचानक मैंने देखा एक डिवाइन सोल, इतना तेज था उनके चेहरे पे, वो पूरा वाइट आउटफिट के अंदर ही थे, वाइट दाढ़ी थी, वाइट बाल थे सारे, और उनके चेहरे पे बहुत ही तेज था। वो डिवाइन सोल मेरे सामने आती है और मैं ड्रीम के अंदर ही जो वो इतना डिवाइन महल देखा कि इतना चमकता हुआ सा ये है, इस दुनिया का तो नहीं हो सकता, कहाँ का था आई डोंट नो। और फिर वो देखा तो मैं ऑटोमेटिकली होता है ना कि डिवाइन सोल को देखा, तो मैं उनके आगे से, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मेरे दोनों हाथ यूं जोड़े जैसे मेरी अंजलि में पानी हो या फूल हो, और मैं उनको अर्पित करने जा रही हूँ। और मैं ऐसे करके यूं झुक गई, जैसे कि मैं अपने संकल्पों से उनको जल कहें या पुष्प कहें वो अर्पित कर रही हूँ। और वो किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, एंड देन वो ड्रीम खत्म हो गया। तो मैंने बाद में उठ करके मेरी मदर को बताया, तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा यार पानी देखा है, तो बहुत सालों तक सोचती थी पानी से निकलने वाले जल देवता होंगे भाई, देवी देवताओं के बारे में यही जानते थे, घर में अपनी मदर वगैरह को बताया भाई। मैं उनसे ये पूछा कि वो कौन से देवता थे जिनको मैंने ड्रीम में देखा। तो फिर जैसे हम लोग वैसे जैसे झूलेलाल जी और इनकी करते हैं वरुण देवता की पूजा, तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं करी थी कभी, ना उनकी फोटो वगैरह देखी थी। ठीक है, उनकी भी व्हाइट बियर्ड एंड व्हाइट वो होती है, तो ये मान लिया कि वो रहे होंगे, लेकिन उनका कॉस्ट्यूम कभी भी व्हाइट नहीं होता। अच्छा। कॉस्ट्यूम उनका ब्लू कलर का होता है। अच्छा। और जो मैंने देखा था वो आउटफिट व्हाइट था और बहुत मतलब डिवाइन एक तेज था उस समय पर। तो ठीक है, अब यही बोल दिया, देखा होगा किसी भी देवता को, और घर वालों ने कह दिया हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ड्रीम है। फिर उसके बाद एक दूसरा डिवाइन ड्रीम देखा मैंने, जिसमें मैंने एक बेसमेंट टेम्पल देखा था। मतलब मैं उतरती जा रही हूँ सीढ़ियां और मेरे पीछे गेट बंद होते जा रहे हैं, और जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ तो वो बहुत ही डिवाइन प्लेस था। तो वो भी मैंने जैसे घर वालों को बताया, तो वो बोले कि तू कुछ नहीं, तूने तो स्वर्ग देख लिया होगा। तो इसको बापूजी से आपने कैसे रिलेट किया? दूसरे को तो जैसे नहीं, पहले वाले को कैसे रिलेट किया? वो मैंने किया जब मैंने बापूजी की पिक्चर देखी। अच्छा। बेसिकली वो जब मैंने 2017 में मेरी बात हुई थी, अभी आप डॉक्टर किरणलता शंगी का देखेंगे, वो मेरी भाभी लगती हैं, उनका पॉडकास्ट आप देखेंगे। तो उन्होंने सर्च किया था बापूजी को 2017 में, वो बापूजी से मिली थी। उनकी उन्होंने 1-2 वीडियो मुझे शेयर की थी, तो मैंने सुनी वीडियो। फर्स्ट उनकी थी फ्यूचर न्यू वर्ल्ड, जो 2050 वाला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो उन्होंने वो शेयर की थी, वो मैंने सुनी थी। फिर वो सीक्वेंस में जैसे अपन यूट्यूब पे एक सुनते हैं तो और सेम उसकी आती जाती हैं। तो मैंने बापूजी का ज्ञान जरूर सुना था 2017 में, पर बापूजी के मिलन की इन्फॉर्मेशन अक्टूबर की मेरे पास नहीं थी, तो मैं आ भी नहीं पाई थी। मैंने नवंबर, क्योंकि मेरी पीएचडी की थीसिस का काम चल रहा था उस समय, मतलब पीएचडी फाइनल सबमिशन थी, और मैंने नवंबर दिसंबर से उसको सुना था। तो मैंने बापूजी का ज्ञान भी कैसे सुना, मैं मोबाइल में यूट्यूब चला के मॉर्निंग, बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मुझे सारे घर के काम मॉर्निंग में करके जाना है, जो भी मेरे हाउस होल्ड है या किचन के, और रिमोट एरिया में मेरी पोस्टिंग है, तो मेड असिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं मिलती, सब कुछ खुद ही करना है। तो मैं आराम से मोबाइल में ऑन करती थी, माइक्रोवेव के ऊपर मोबाइल उल्टा करके रखा, एंड वो बापूजी का ज्ञान चल रहा है और मैं किचन में खाना बना रही हूँ या जो भी मेरा काम है किचन का वो सब कर रही हूँ। तो मुझे बापूजी की आवाज बहुत ही अपीलिंग लगती थी, बहुत ही ऐसा लगता था कि कुछ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसके अंदर, और बहुत अपीलिंग सी वॉइस है। और मैंने कई सारे बापूजी के एपिसोड, मतलब कंटिन्यूएशन में जो यूट्यूब पे आते गए मैं सुनती गई, कोई सीक्वेंस नहीं था, जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे सुने। फिर ऐसे ही किरण भाभी से एक बार बात हुई, तो उन्होंने बताया नहीं, मैंने आपको वीडियो भेजा था, उसमें आखिरी मिलन की बात थी, तो उनका तो खत्म हो गया, वो तो मिलते ही नहीं है। मैंने कहा तब तक भी मैंने बापूजी का फेस नहीं देखा था, मैं उनका ज्ञान सुन रही थी, बट मैंने उनकी फोटो नहीं देखी थी ना एक बार भी, क्योंकि यूट्यूब पे स्टार्ट आपका बेहद की परम शांति मंत्र से होता है, बापूजी की पिक्चर बाद में आती थी, तो मैं तो ऑन करते ही मोबाइल उल्टा, तो मैंने कभी देखी ही नहीं उनकी पिक्चर। और एंड में फिर आपकी वो परम शांति वाला मंत्र आ जाता है जब तक नेक्स्ट वीडियो स्विच करना हो। तो ठीक है, फिर भाभी से बात हुई, तो फिर मैंने उनका वीडियो चेक किया, मैंने कहा आपने मुझे नहीं भेजा,
तो वो बोली कि कोई बात नहीं, आप 70-80% सुन लो, और वो बापूजी तो मिलेंगे ही नहीं। फिर कि जब आप सुन लोगी ना तब मैं आनंद भाई जी का नंबर दूंगी। उन्होंने फोन नंबर भी मुझे आपका शेयर किया हुआ नहीं था। फिर तब तक मैंने काफी तो सुन लिया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता 70-80% हुआ भी था नहीं हुआ था, पर पता नहीं उस दिन भाभी को क्या लगा कि उन्होंने मुझे आनंद भाई जी का नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। पर मेरे को सख्त हिदायत और दी कि जब तक 70-80% ज्ञान नहीं सुनो तब तक फोन मत करना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने वो भी ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिन और मैंने ज्ञान सुना, 1-2 दिन। फिर सडनली एक दिन मेरी ऐसे ही ना आनंद भाई जी की डीपी पर मेरी निगाह गई। मैंने उसे जूम किया, मैंने कहा व्हाट इज दिस। उस पे बापूजी का फोटो था और वो मैंने रात को देखा था, रात के लगभग 10-11 बजे होंगे। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सडनली मैं ज्ञान सुन रही थी और देखा उसको। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। देखा तो मुझे वो बचपन वाला डिवाइन ड्रीम एकदम से रिकॉल हो गया कि जो मैंने वो डिवाइन सोल देखी थी वो रिजेम्बलेंस मुझे यहाँ दिख रही है। वो जो आपने अपनी डीपी में बापूजी का फोटो लगा रखा था। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है। इमीडिएटली रात को 12 बजे लैपटॉप ऑन किया, वाईफाई घर में था ही, कनेक्ट किया, और मैंने आप उसमें वेबसाइट का नाम बता ही रखा था भाभी ने, वो डाला। उसमें बापूजी के कई सारे फोटोग्राफ्स देखे, जूम कर करके देखे। मैंने कहा बिल्कुल वही रिजेम्बलेंस है ये तो। फिर मैंने पता नहीं वो एक ऐसा था कि जब मैं बापूजी की फोटो देखती जा रही थी, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैं बापूजी की फोटो देख रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। मुझे रीजन नहीं पता क्यों हो रहा है मेरा ये रिएक्शन, कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे आंसू बहे जा रहे हैं। फिर मैंने रात के 12 बजे थे उस समय तो नहीं, फिर नेक्स्ट डे मैंने किरण भाभी को कॉल किया। तब मैंने उनको बताया कि मैं बचपन में ऐसा ऐसा ड्रीम देख चुकी हूँ और मैंने बचपन में एक डिवाइन सोल देखी थी जिसकी रिजेम्बलेंस बापूजी में है। वो बड़ा शॉक्ड रह गई कि आपने तो इतने पहले देख लिया, हम तो अभी मिलके आए हैं। फिर मैंने आनंद भाई जी को फोन किया था एंड देन पर आखिरी मिलन खत्म हो चुका था, तो मेरे पास बापूजी का वॉइस मैसेज आया था जो सुनकर बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड फिर साक्षी बहन ने मुझे अप्रैल 2018 में गुड़गांव बुलाया था आश्रम में। तो तब मैंने बापूजी को फर्स्ट टाइम देखा था। एंड आई वुड से कि वो मेरा शायद बापूजी से पहला मिलन तो मैं नहीं कहूंगी, उस वक्त शायद सिर्फ मैंने बापूजी को देखा था, क्योंकि मैं उनका एनर्जी लेवल नहीं फील कर पाई थी। हो सकता है शायद मैं तैयार ना हूं या वट एवर वॉज द रीजन, आई डोंट नो। बट हाँ, अभी बापूजी को जो मैंने 2022 में अक्टूबर में बापूजी का मिलन था, उस वक्त एनर्जी लेवल पे जो मैंने बापूजी को देखा, तो आई वुड से कि वो मेरा बापूजी से पहला मिलन था। क्योंकि तब मैंने उनकी पावर को एक्सपीरियंस किया, मैंने उनके एनर्जी लेवल को एक्सपीरियंस किया, और बहुत अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ अहमदाबाद आश्रम के अंदर हुए। तो काफी बेटर एक्सपीरियंसेस थे। चाहे तो आप शेयर कर सकती हूँ मैं उसे। हाँ बताएं। यहाँ पर जब मैंने योग लगाया अहमदाबाद आश्रम में, क्योंकि मैं पहली बार ही आई थी बापूजी के उस मिलन के अंदर, किरण बहन तो आ चुकी थी पहले भी, तो हमारा एक ही था कि ठीक है जब तक बापूजी आए हम लोग बैठ के और योग लगा रहे थे कि जितना लग सके। और योग मेरा बहुत अच्छा लगा कि योग में मैं काफी टाइम से बहुत ही प्रकाश देख रही थी। बापूजी के आने के पहले मैं काफी समय से प्रकाश देख रही थी, पर उससे बापूजी के मिलन समारोह से पहले पॉडकास्ट पे 2-3 दिन पहले मोहंती जी का एक वीडियो आया था पॉडकास्ट पे, जिसमें मोहंती जी ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, उनकी वाइफ का भी आया था, मैम का भी। तो उन्होंने जैसे अपने एक्सपीरियंस में शेयर किया था कि उन्होंने अपनी मैम को बोला था, वो योग में उनके सामने बैठी थी, कि नहीं कोई भी एक्सपीरियंस हो तो अपनी आंखें मत खोलना, जस्ट उस एक्सपीरियंस के डीप में जाना, उसे एंजॉय करना, बट आंखें मत खोलना। और उनकी मैडम ने आंखें खोल ली थी और मोहंती जी को फ्लोट होते हुए देखा था कि वो अपनी जगह से ऐसे ऊपर फ्लोट हो रहे थे। तो बाय चांस मुझे ये याद था, तो मैं बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस तो कर रही थी लाइट का, बट मैंने कहा नहीं, अपने को आंखें नहीं खोलनी, जस्ट गो इन डीप, कितना आप डीप में जा सकते हो। तो इतने में ही जस्ट मेरे पास ही किरण भाभी बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि देखो बापूजी आ गए। बापूजी जैसे ही एंटर हुए थे तब उन्होंने प्रकाश देखा था और उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने कहा मैं बहुत देर से प्रकाश देख रही थी, माइट बी पॉसिबल कि बापूजी एंटर हुए हों या आसपास सराउंडिंग्स में हो, तब से उनका ऑरा फील होने की वजह से मेरे को मेरे योग में वो प्रकाश की अनुभूति हो रही थी। प्लस उस अनुभूति के साथ ये भी था कि जैसे एक होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा पावर लेवल आप करते हो, तो जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे हेडेक सा फील हो रहा था, जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल मेरे अंदर आया हो, या जो भी चीज रही हो, रीजन रहा हो। बापूजी से मिले, सब कुछ बहुत अच्छा था, और बापूजी ने एक काम दिया
जिसका कि आप इस ज्ञान को फैलाइए। और मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मैं तो बापूजी का ज्ञान सुनते सुनते हर तरफ से वैराग होते होते अपने आप को इतना एंटी सोशल बना चुकी हूँ कि मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव नहीं हूँ। मैंने कहा यार कैसे क्या करूंगी मैं, और बापूजी तो यही चीज दे रहे हैं जब मैंने हर तरफ से वैराग कर लिया अपने आप को, और बापूजी चाहते हैं कि ज्ञान फैलाएं, कैसे करेंगे। फिर मुझे क्लिक हुआ, हम लोग जैसे हमारे यहाँ जो वंस इन अ इवनिंग, मतलब वंस इन अ ईयर एक कल्चरल ईव हम लोग प्लान करते हैं। कोविड के पहले से हम लोग कर रहे थे, और अभी कोविड में हमने 2-3 साल से नहीं किया था। सितंबर में मेरे पास आया था वापस उसका कि मैम वो प्रोग्राम नहीं कर रहे क्या। मैंने कहा नहीं करना, क्योंकि 3-4 साल 5 साल से मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही थी कंप्लीट, मतलब ऑडिशन से लेके स्टेज तक सारे प्रोग्राम्स को फाइनल करना, उनकी स्क्रूटनी, प्रैक्टिस, देन पूरा इवेंट को मैनेज करना, उस इवेंट को होस्ट करना, ये सारा मैं 5 ईयर से कर रही थी। तो बट इस टाइम मैंने सितंबर में आई रिफ्यूज, नॉर्मली होली दिवाली के पहले हम लोग करते हैं, बट आई रिफ्यूज कि नहीं करे। मैंने कहा वैराग है यार, अपने ज्ञान में जाओ। पहले ही वो लौकिक पीएचडी करने में मैंने वहां 3-4 साल लगा दिए, 5 साल। मैंने कहा मुझे बापूजी का ज्ञान मिला होता तो जो वेद पुराण मैं अब पढ़ रही हूँ, ये पुराण मैंने तब पढ़ लिए होते, तो मैं अब तक सारे पढ़ चुकी होती। अभी तक तो मैंने 2-3-4 ही पढ़ पाई हूँ मैं, नहीं तो मैं सारे पढ़ लेती उस पढ़ाई की जगह। वास्तव में रियली ये बापूजी के ज्ञान में आने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं पुराण पढ़ूं, और मैंने पढ़ना भी शुरू किए। और कई पढ़े भी हैं, उनके कई एसेंस भी निकाले हुए हैं। बट ये है कि अगर मैं पहले से पढ़ती तो आज मेरी वो जर्नी पूरी हो जाती। तो अब वो लगा, फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं। बस एक चीज दिमाग में आई कि हाँ, बापूजी का ज्ञान फैलाने का जो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि एक स्टेज शो कर दो जिसमें सारी टाउनशिप एक साथ आ जाएगी, एंड उसमें सब लोग उस चीज को देख लेंगे। और फिर बाय चांस यहाँ से वापस जाने के बाद मेरे पास दोबारा इनिशिएटिव आ गया कि मैम वो प्रोग्राम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। तो वो प्रोजेक्ट हेड की तरफ से आया था, चीफ इंजीनियर की तरफ से। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर सर्दियों में नहीं करा सकते, और क्योंकि बापूजी का आ चुका था कि ज्ञान फैलाना है, और मैं बापूजी को रिफ्यूज नहीं कर सकती थी, प्लांट वालों को कर चुकी थी। तो मैंने कहा मैं बापूजी के लिए ये काम करूंगी, फिर एक बार पेन लूंगी स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने का। तो उनसे बात की कि अगर आप मार्च के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है और ओपन में प्रोग्राम होता है ये, एंड फेब में बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं। तो मैंने कहा अपन पूरी टाउनशिप के लिए करते हैं ये प्रोग्राम, अगर मार्च में आप एग्री करते हैं देन आई विल ऑर्गेनाइज दिस शो। उन्होंने परमिशन भी दे दी कि ठीक है मार्च में कर लो जी। तो शायद अभी आप लोगों ने देखा भी होगा जो स्टेज शो हम लोगों ने कराया। बापूजी हमारी मेन चैनल है, उसके अंदर ये वीडियो रखा था कि वो परी वाला, बेहद की परी ने कराई अंतरिक्ष की सैर। बेसिकली वो मैंने एक प्ले बनाया था अंतरिक्ष की सैर के नाम से। हाँ, परी मैं ही बनी थी उसमें। स्क्रिप्ट भी मेरी ही लिखी हुई थी उसकी कि अंतरिक्ष की सैर, मैंने उस प्ले का नाम दिया था उस शो के अंदर। फिर बाद में अनंत भाई जी ने कहा कि इसको परी ने कराई अंतरिक्ष की सैर कर देते हैं। तो फिर हमने उसे बेहद की परी ने कराई अंतरिक्ष की सैर, ये टाइटल से। ये माइक ना थोड़ा सा इसको ऊपर, हाँ अब ठीक है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, और आप अभी भी देख सकते हैं। और जैसे उन्होंने बच्चों को पूरा गैलेक्सी और बेहद की ऊपर की दुनिया का वर्णन बताया, और बच्चों ने भी उसको बहुत ही एंजॉय करके सीखा। यस, और मतलब सोलर सिस्टम से लेकर के और बेहद की दुनिया तक का एक ब्रीफ दिया था। हाँ जी। बेसिकली ये प्ले उन लोगों के लिए था जैसे जो बेहद की आत्माएं हैं, वो तो चैनल पे बेहद का ज्ञान गहराई में सुन ही रही हैं जी। लेकिन मैं जानती हूँ जैसे मेरी टाउनशिप के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेहद के ज्ञान में तो मैं अकेली हूँ। तो अब मेरा ये था कि बहुत सारे लोग हैं, अगर हम देखें इस वर्ल्ड में 90 to 95% आई कैन से जो ऐसे लोग हैं जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। बेहद की और ज्ञान मार्ग की जो आत्माएं हैं, चाहे वो बेहद के बापूजी के ज्ञान में हो या किसी और ज्ञान मार्ग में हो, ऐसी आत्माएं बहुत कम हैं। तो अब जो भक्ति मार्ग की आत्माएं हैं, एटलीस्ट एक बार उनका फैमिलराइजेशन, वो इस टर्मिनोलॉजी से एक्विंटेड तो हो कि सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ है। इस अंतरिक्ष में चांद तारे और सोलर सिस्टम से ज्यादा कोई कुछ नहीं दिखता, ज्यादा ज्यादा गैलेक्सी देख लेंगे, बट बियॉन्ड दिस कोई कुछ नहीं दिखता। एटलीस्ट बियॉन्ड यूनिवर्स तो कोई भी नहीं देखता। तो इस प्ले को पहले मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी तो थोड़ी हाई लेवल की थी, फिर मुझे लगा ये लोगों को नहीं समझ में आएगी। एक आम पब्लिक जिसको अभी नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी का भी ज्ञान नहीं है, या जिन्हें एबीसीडी से शुरू करना है, उस लेवल के लिए मैंने ये प्ले डिसाइड किया था। तो फिर मैंने इसकी स्क्रिप्ट को काफी डाउन किया कि पहले में सिर्फ इनको एक टर्मिनोलॉजी फैमिलराइजेशन अपन देते हैं ताकि वो लोग ये जान सकें कि बियॉन्ड दिस यूनिवर्स है क्या। एक बार वो जानेंगे तो उन्हें उसमें गहराई में जाने की इच्छा होगी। फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी गहराई वाले और वीडियोस बना के उनको बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर की डिटेल्स ये है, इसके अंदर की डिटेल्स ये है। तो उस थीम पर मैंने बापूजी के ज्ञान के लिए ये एक प्ले बापूजी को ही डेडिकेट करते हुए
बनाया था, जिसको आई शुड से थैंक यू टू अनंत भाई जी। इन्होंने कहा कि इसको हम हमारे चैनल पर ही अपलोड करते हैं। मेरा पर्पस तो इतना ही था कि बापूजी ने ज्ञान फैलाने कहा है, और चूंकि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे उतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने कहा, मुझे लगा कि मेरी टाउनशिप में इस प्रोग्राम में पूरी टाउनशिप इकट्ठी हो जाती है, 1-1.5 हजार का मतलब ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो उन सबके सामने एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आई डिड दिस। पर अनंत भाई जी ने जरूर से आप देखिएगा YouTube चैनल पर ही। अभी कितने दिन हुए इसको डाले? 1 हफ्ता या 10 दिन हुए होंगे? नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए हैं। यस, तो बहुत ही बढ़िया डाल दिया, तो बहुत लोगों को देखने का मौका मिल गया। वही। और आपको वो पसंद आए तो आप भी ग्रुप में सबको शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे और बड़े लोग भी इसको देखें। जी, तो अब रीता जी आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद जीवन में क्या चेंजेस आने शुरू हुए आपके? बापूजी के ज्ञान से पहले एक्चुअली मैं वहां जुड़ी हुई थी, जो आज हार्टफुलनेस है, ये पहले सहज मार्ग हुआ करता अच्छा था। बेसिकली मेरी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में मैं एक बार वापस पीछे चलते हैं जी। जैसे 12th लेवल तक तो मैंने वो गीता पढ़ी एंड डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। उसके बाद मेरी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हुआ। अच्छा, यस, चाहे मेरी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन रही हो या मेरी पर्सनल लाइफ रही हो, कोई भी लाइफ रही हो, मतलब मेरी लाइफ में मैंने स्ट्रगल बहुत किया। अच्छा। बट ये था कि उस स्ट्रगल से मैं बहुत आराम से निकली भी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई, वे आउट भी मिला, सॉल्यूशन भी मिला, और मैं पार करके आगे निकल गई। लाइक होता है कि नॉर्मली बच्चे जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत आराम से हो जाती है, मेरे लिए नहीं था कि मुझे कोई भी चीज आसानी से हो जाए। और धीरे धीरे मैं उस चीज की यूज्ड टू हो गई थी कि हाँ, रीता का काम है तो आसानी से तो होना ही नहीं है। डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई बाधा आपको पार करनी है। और जब हम किसी बाधा को पार करके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा मैच्योर भी होते हैं और बहुत ज्यादा कुछ सीखते भी हैं। तो वो सारा मेरी जर्नी का रहा। तो मुझे उसके बाद जब भी वो डिवाइन एक्सपीरियंस याद आता था, जो फर्स्ट वाला था जिसमें बापूजी की रिजेम्बलेंस वाली डिवाइन सोल मैंने देखी थी, तो मुझे यही लगता था कि शायद मेरी लाइफ के अंदर ये स्ट्रगल शुरू होना था, इसीलिए वो आए। क्योंकि मैं तो उनको देवता का रूप ही मानती थी, तो मैं यही मानती थी कि भाई ठीक है, उन्होंने आया और मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगा तो ब्लेसिंग्स हैं ताकि तुम उससे आराम से निकल जाओ। और मैं आराम से निकली भी। अच्छा, मेरी बचपन से एक और चीज थी, जैसे वैसे भले ही देवी देवता कितने भी हों, बट मैं ये मानती थी कि राम कहो या रहीम, गॉड इज ओनली वन। ये पता नहीं मेरे अंदर की सोच थी, क्यों थी, कहां से थी, मैं नहीं जानती। बचपन में ही स्कूल टाइम में जैसे 2 वो पढ़े थे, एक निराकारी और एक आकारी। जैसे एक जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो आकारी को मानते हैं, और जो निराकारी हैं वो कोई आकार नहीं है उस चीज को, मतलब सॉरी, आकारी नहीं, साकारी। साकारी और निराकारी ये 2 हमने तब भी पढ़े थे। तो मैं ऑलवेज निराकारी की फॉलोअर थी। अच्छा, ये मेरे स्कूल टाइम के अंदर भी है। अब मुझे नहीं पता क्यों, कहां से, कैसे, शायद आज मेरे पास उस चीज का जवाब है, तब नहीं था। कि ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट कोई पास्ट रिकॉर्डिंग अंदर थी, जहां हम निराकारी की तरफ थे। क्योंकि जो लाइट है वो तो निराकार है, लाइट का कोई आकार नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में उसे देख सकते हैं। तो चूंकि हम इस डायरेक्शन के थे, इसीलिए वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं इनबिल्ट रहा होगा। जब भी मैंने साकारी निराकारी का था तो मेरा इन्फ्लुएंस हमेशा निराकारी की तरफ गया। ये मेरे बचपन के अंदर पहले भी था। और मेरे कॉलेज लाइफ में स्ट्रगल से मैंने सब कुछ किया, डिग्री की, देन मेरी थर्मल पावर प्लांट में जॉब भी लग गई, मैं जॉब के अंदर भी आ गई। ठीक है, लाइफ काफी कुछ ईजी हुई। एंड उसके बाद फिर एक जो इस तरह से रहता है ना, वो हाथ की रेखाएं देखने वाले, तो एक मेरे चाचा जी के फ्रेंड थे, कॉलेज के लेक्चरर थे, रिटायर्ड लेक्चरर। तो हमारी चाची जी मेरी सिस्टर को लेके गई थी बेसिकली, तो उस सिस्टर को ले जाने वाली मैं ही थी। किसके लिए? जो लौकिक के अंदर कार्मिक अकाउंट में होता है ना, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गई, शादी करो, तो वो सिस्टर का वो कुछ दिखाया हॉरोस्कोप वगैरह। तो सिमिलर उन्होंने बाय चांस क्या हुआ कि उसकी सिस्टर की देखते देखते मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर थी उसको बैठा के ले जाने वाली, इसीलिए साथ थी। एक्चुअल में यही हुआ था। उन्होंने उसको पलट दिया तो नेक्स्ट हॉरोस्कोप मेरी थी। तो फिर उनको बोल दिया कि नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो इसकी है। तो बट वो थे अच्छे, मतलब वो भी क्या इंग्लिश के लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड, और ये उनका हॉबी थी। तो उन्होंने वो चार्ट देख लिया था। वो बोले कि अच्छा इसकी है। मेरे को देखा फेस और मेरा चार्ट देख रहे थे। मेरे को बोले बेटा हाथ दिखाओ। हाथ और वो देख के बोले कि ये दोनों चीजें मैच नहीं करती, मतलब इस लड़की की ये हॉरोस्कोप जिसने भी बनाई है ये गलत है। अच्छा। एंड ही डिमांडेड कि मैं इसकी हॉरोस्कोप बनाना चाहता हूँ, और मेरा हाथ वगैरह देखा उन्होंने, जबकि मेरे लिए मैं गई नहीं थी। और वो मुझे बोले कि बेटा तुम्हारी लाइफ में बहुत संघर्ष है। मैंने कहा क्या? मैं उन्हें बोली, मैंने कहा संघर्ष ही तो कर रही हूँ इतने वर्षों से,
जो बच्चों के लिए जो पढ़ाई इतनी आसान होती है, मेरे लिए वो उतनी आसान नहीं थी। उसके लिए कुछ मेरे फैमिली सर्कमटेंसेस थे, कुछ और सराउंडिंग्स थी। लाइक जैसे मैं कॉलेज में आई तो मेरी मदर इतनी बीमार हो गई थी कि वो बेड, मतलब ठीक है, मतलब बेड पे ही थी और फिर अपने आप करने भी लगी थी, कई महीने हॉस्पिटलाइज रहीं। मेरे भाई बहन छोटे थे। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टडी में ही मेरी कंडीशन ये थी, मेरे जो भाई हैं मुझसे 10 से 12 साल छोटे हैं, तो 3 छोटे भाई बहनों को टेक केयर करना, उनकी स्कूलिंग को देखना, हाउस होल्ड मैनेज करना, क्योंकि घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, देन अपनी पढ़ाई। मतलब मैं कॉलेज तक ही जाती थी, तो मतलब 8 बजे मेरी कॉलेज में क्लास होती थी, 20 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था मेरे घर से। और मेरी कंडीशन ये थी कि सुबह जाने के पहले मुझे खाना बनाना है, 5 टिफिन पैक करने हैं, 6 टिफिन पैक करने हैं, देन रेडी होना है और 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में 8 बजे पहुंच जाना है क्लास के लिए। तो 5 बजे से उठ करके मैं ये सारा काम करती थी, ताकि भाइयों के सबके टिफिन वगैरह। मैं अदर लेट आती थी क्योंकि वो बीमार थी, तो हमने कहते थे नहीं आप आराम से जो हो सके वो कर लो, काम तो हम कर लेंगे, आप तो दवाई ले लो और बस हॉस्पिटलाइज मत हो, इतना बहुत है। तो काफी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल भी, क्योंकि मदर की बीमारी में काफी कुछ रहता ही है। और जो छोटे भाई बहन थे वो सब कॉन्वेंट में थे, उनकी स्पॉन्सरशिप तो मेरी से मैंने मेरे फादर को फ्री किया हुआ था कि जो मेरी कॉलेज का है दैट आई विल मैनेज माई सेल्फ, तो उसके लिए मुझे ट्यूशंस लेनी है या जो भी कुछ करना है। तो मैंने कॉलेज के अंदर वो सारा स्ट्रगल भी किया कि जहां लोग कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते थे, आवाज मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे ये बीए की डिग्री कंप्लीट करनी है, एंड आई डिड दैट। कैसे की, ये ईश्वर की शायद दी हुई हिम्मत थी जिससे मैं उस संघर्ष से बाहर निकल आई, एंड निकली बहुत अच्छी परसेंटेज से। आराम से मेरा थर्मल के अंदर जॉब मिल गई, एंड जॉब के बाद काफी चीजें इजी हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने मेरा देखा तो वो बोले, तो मेरे को लगा, जो मेरे को सारा मेरा पास्ट याद आ गया कि मैं कितने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ मेरिट स्टूडेंट होते हुए भी। तो फिर वो मेरे को बोले कि नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है, अभी जीवन में और संघर्ष करना है। तो मैं इतना, इनफैक्ट जो मेरा कॉलेज लाइफ का स्ट्रगल था, मैं एक चीज और कहूंगी इस जगह पर कि कई बार क्या होता है कि आप कम एज में बहुत सारी चीजें फेस करते हो तो थोड़ा सा जल्दी मैच्योर भी हो जाते हो, समझने भी लगते हो। और मेरे साथ एक चीज और थी कि मैंने कम एज में ही, इस दुनिया के 2 रूप हैं, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है। जो बुरा है वो इतना बुरा है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। लाइक अगर मैं नंबर लाइन पे डिफाइन करूं बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, एक माइनस एक प्लस। वही इस दुनिया के 2 रूप हैं, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। और मेरी उस लाइफ के अंदर ही, जो मेरी कॉलेज एजुकेशन तक की लाइफ थी बिफोर माय जॉब, लगभग 18 से 20 साल की आप मान सकते हैं, या 22 साल की, इस बीच में ही लाइफ का अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस भी मैंने देख लिया था कि इस दुनिया में उस लेवल के अच्छे लोग हैं जिन्हें आई कांट डिफाइन इन वर्ड्स, और उस लेवल के बुरे लोग भी हैं, मतलब जमीन के भी नीचे जिन्हें कहिए, चाहे वो दिखाई हमें जमीन पे दे रहे हों, लेकिन वो जमीन से नीचे, उनके कर्मों से वो शायद पाताल के होंगे, या क्या, मेरे को बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, बट आई एक्सपीरियंस वेरी क्लोजली कि इस दुनिया के दोनों रूपों को मैंने बहुत करीब से देख लिया था। और बीच में मेरा एक फेज ऐसा भी आया था उस समय, मतलब एक मैं किसी बंदे से मिली थी ऐसे ही ऑन द वे, ट्रेन में 2-3 घंटे का हमारा कॉन्वर्सेशन था। तो ही टोल्ड मी कि पहली बार ऐसी कोई लड़की देख रहा हूं जो इतना कम बोलती है। एंड मेरी लाइफ में मैंने देखा था कोई लड़का ऐसा जो बहुत ज्यादा बोल रहा था, 4 घंटे वो पूरा ट्रेन में बोलता रहा। तो उसने मुझे बोला कि एक यू आर अ सेंट, मतलब वो मेरा पीरियड ऐसा था कि कोई मेरे सामने मुझे गाली दे दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, कोई खुशी है तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी। ये मेरे कॉलेज टाइम में, जब मैंने दुनिया के बुरे रूप को इतना क्लोजली देखा था और बाद में अच्छे को भी बहुत क्लोजली देखा हुआ था, तो मेरे लाइफ में एक ये चीज आ गई थी कि बिल्कुल एक सैचुरेशन कहते हैं ना गुस्सा है ना दुख है। फिर वापस जब मैं जॉब में आई, फिर एक नॉर्मल लाइफ हो गई फेज की, फिर वापस ये सब चीज चलने लगी। फिर जब उन्होंने बोला कि विनीत तुमने बहुत संघर्ष किया है और अभी बहुत बाकी है, तो मैंने कहा यार इतना संघर्ष कर लिया, दुनिया का इतना बुरे से बुरा रूप देख लिया, अब मेरे लिए क्या देखना बाकी है। तो फिर और मन में, मतलब उस वक्त चूंकि उस उम्र के हिसाब से थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा, अब भी संघर्ष बाकी है कितना, चूंकि उस वक्त तो भक्ति मार्ग के ही थे। हे भगवान, कितना संघर्ष लिखा है मेरे जीवन में। फिर मुझे एक लाइन उनकी बहुत अच्छी लगी थी, उन अंकल की, जो वो बोले कि तुम एक तेजस्वी लड़की हो, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, क्योंकि जो संघर्ष तुमने किया है कोई आम इंसान उससे पार नहीं निकल सकता। तुम एक तेजस्वी लड़की हो, लेकिन बेटा आगे संघर्ष अब भी बाकी है, प्रभु इच्छा। फिर चली तो समझ में आया उसके बाद जीवन में संघर्ष वाकई में बाकी था।
और जिस रूप को नहीं देखा था वो रूप भी मैंने देखा ही नहीं, मैंने उस रूप को जिया। पर ठीक है, ईश्वर की ये मानिए कि जब इंसान जितने ज्यादा क्राइसिस से गुजरता है वो उतना ही निखरता जाता है। और इस चीज में मैं एक ही लाइन कहूंगी, बुरा वक्त जीवन में सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। इसमें सिर्फ फर्क पड़ता है हमारे चुनने की दिशा का। अगर हम पॉजिटिव दिशा की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव दिशा हमेशा हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाती है और हम कुछ नया पाते हैं। और अगर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी समझ हमें नेगेटिव रास्ता चुनने की तरफ ले जाती है तो हम विनाश की तरफ चले जाते हैं। हम सामने वाले का विनाश भी सोचते हैं और हो सकता है सामने वाले का विनाश करते करते हम स्वयं भी बिखर जाएं, क्योंकि नेगेटिव सोच कभी भी आपको पॉजिटिव आउटपुट नहीं दे सकती। सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट ही आपको, पॉजिटिव सोच ही आपको पॉजिटिव आउटपुट दे सकती है। तो इसीलिए जब भी बुरा वक्त आता है तो हमें बहुत पेशेंस और बहुत संयम की जरूरत होती है, ताकि हम जो रास्ता चुन रहे हैं उसको हम सही रास्ते को चुने, सही गलत की पहचान कर सकें। और मेरी लाइफ का वास्तव में उसके बाद के संघर्ष में मैं जिस ग्रीवेंसेस से गुजरी, लाइफ के जिस पार्ट को देखा, वास्तव में मैं टूट के बिखर जाती। लेकिन उस समय मैंने, या ये कहिए कि मेरे जीवन में अध्यात्म का रास्ता किसी तरीके से सामने आया और मैंने उस अध्यात्म के रास्ते को चुना और मैं उस पर आगे बढ़ती चली गई। तो मैंने MBA भी किया, PhD भी की, मैं स्टेबल और ज़्यादा स्टेबल हो गई। और जितना मैं आध्यात्मिक की गहराइयों में जाती गई, अपने आप ये कहिए कि जो मन के अंदर की गांठें थी वो भी खुलती चली गई, जितनी क्लैरिटी आती चली गई, जो भी ग्रीवेंसेस फेस किए थे उसको जस्ट एज अ पार्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट मान करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी थी। और जिन लोगों के प्रति उस समय जो मेरे ग्रीवेंसेस या मेरे पर्सनल ग्रजेस रहे हों, उनको मैंने बहुत तरीके से माफ किया, उनके सामने तक जाकर के बोल दिया कि मेरे दिमाग में कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं है, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ यही था कि मुझे अपने आप को फ्री करना है। मुझे सामने वाले को अगर पनिश करना है तो मुझे फिर उस कार्मिक अकाउंट में आना पड़ेगा, मुझे उस कार्मिक साइकिल में आना पड़ेगा। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू गेट फ्री माई सेल्फ, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। इसको मानते हुए, हालांकि उसके लिए ये मेरी अपने आप से ही बहुत लड़ाई थी, क्योंकि मेरे ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा डीप थे, मैंने बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन को फेस किया था, इसीलिए वो ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा डीप थे। मैं कंडीशंस को तो अभी डिफाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ, बट हाँ, उस अध्यात्म के जरिए मैंने निकाला। और उस समय मेरी अध्यात्म की जर्नी की शुरुआत हुई BK शिवानी को सुनते हुए। एंड ठीक है, BK वालों की बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। मैंने सिर्फ BK में शिवानी को सुना है। एंड BK शिवानी इज अ वेरी गुड स्पीकर, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और उसमें उन्होंने जैसे बैलेंस शीट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया, कार्मिक अकाउंट को डिस्क्राइब किया। कार्मिक अकाउंट के बारे में जब मैं 12th क्लास में थी, जब मैंने गीता पढ़ी है, उस समय मैंने कर्म का सिद्धांत भी पढ़ा था। कर्म का सिद्धांत भी गीता प्रेस गोरखपुर की एक बुक है, जिसको मेरे फादर या मदर को ही लेकर आए थे। तो मेरे को उस समय गीता पढ़ने के बाद उसे पढ़ने की क्यूरियोसिटी भी हुई थी, और 15 साल की उम्र में ही मैंने कर्म का सिद्धांत पढ़ लिया था। और किस तरीके से संचित कर्म होते हैं, किस तरीके से उसका प्रारब्ध बनता है, किस तरीके से क्रियामान कर्म होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी, उसका कर्म का साइकिल क्या है, ये सारा मैं 15 साल की उम्र में पढ़ चुकी थी गीता ज्ञान के समय। और कार्मिक अकाउंट के अंदर एक चीज और होती है, जैसे लाइक मैथमेटिक्स पे जाए, 1 मिनट पानी पी लो। हाँ श्योर, जस्ट प्लीज। जैसे अगर हम सोचें मैथमेटिक्स के अंदर कि आपने 4 अच्छा किया, 2 बुरा किया, तो 4 - 2 हो जाएगा और 2 अच्छा आपको फल मिल जाएगा। नो, नेवर। कार्मिक अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है, कर्म का सिद्धांत कभी भी ये नहीं कहता। कर्म का सिद्धांत कहता है अगर आपने 4 अच्छे कर्म किए, 2 बुरे किए, तो 4 अच्छे कर्म का फल आपको भुगतना है, 2 बुरे का भुगतना है, यानी 6 कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और गीता का सार ये कहता है, कर्म से आप कभी पीछे नहीं हट सकते, हर पल आप कर्म कर रहे हो। और चूंकि आप कर्म कर रहे हो, इसीलिए आप इस कार्मिक अकाउंट के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हो। ये एक चक्रव्यूह की तरह है, आप कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो, अच्छा फल भुगतना है, बुरा करते हो, बुरा भुगतना है, और उस कर्म को निरंतर उस साइकिल में आप चलते जाते हो, करते जाते हो, क्योंकि आप उससे हट नहीं सकते। कर्म के चक्रव्यूह से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कर्ता होकर भी अकर्ता बनो, जो हमें गीता सिखाती है। कर्ता होकर अकर्ता कैसे बनना है?
अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब ईश्वर की याद में आप किसी कर्म को करते हो तो वो कर्म आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। तो अब जब ये कार्मिक अकाउंट का, चूंकि मैं 12th में पढ़ चुकी थी और ये सब था, लेकिन यही है कि वो 15 साल की उम्र में पढ़ा था, उतनी डीप मैच्योरिटी नहीं थी। उसका इस्तेमाल अपनी एजुकेशन के लिए किया, अपने स्ट्रगल के लिए किया और उससे इजीली निकल भी गई मैं, सारे वे आउट्स निकल गए। लेकिन इतना नहीं पता था कि जब बाद में और स्ट्रगल टाइम देखा कि आपको किस तरीके से कर्मों को समर्पण करना है या कार्मिक अकाउंट में नहीं आना, वो चीज नहीं थी। फिर जब मैंने बीके शिवानी का वही कार्मिक अकाउंट सुना तो बिल्कुल मुझे सारा का सारा जो मैंने पढ़ा हुआ था वो रिकॉल हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी सारी चीजें। और वो ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा डीप थे, बहुत सारी चीजें। सुरेश ओबेरॉय के साथ बीके शिवानी की काफी सीरीज हैं जो आस्था चैनल के ऊपर डिस्प्ले होती थी, तो मैं रेगुलर उनको देखती थी। पहली चीज, एक जो बिग मिसकॉन्सेप्शन सबके दिमाग में रहता है, किसी समय मेरे अंदर भी था कि अध्यात्म मतलब एक संन्यास है। किसी से भी बोलो कि आध्यात्मिक लाइन में जा रहे हैं तो सब ये कहते थे ये कोई उम्र नहीं है अध्यात्म की तरफ जाने की या संन्यास की। तो बट मैं जितना अध्यात्म की गहराई में गई तो मैंने ये जाना, अध्यात्म का मतलब संन्यास तो बिल्कुल नहीं है। इट इज अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। जो लोग सोचते हैं अध्यात्म का मतलब संन्यास, इट इज अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। अध्यात्म का मतलब संन्यास नहीं है, ये तो एक यात्रा है स्व को जानने की, स्व को पहचानने की। और ये यात्रा हमारे अंदर की तरफ चलती है, बाहर की तरफ नहीं चलती। हमें अपने अंतर मन को झांकना है, अपने भीतर झांकना है, अपनी सोल प्योरिटी पर काम करना है, यही अध्यात्म है। बीके शिवानी को जितना मैं सुनती गई कार्मिक अकाउंट के बारे में, उतना ही मेरे प्रिंसिपल्स क्लियर होते गए और मुझे लगा कि नहीं, ये संन्यास नहीं है। और मेरी लाइफ में भी इस वक्त जो फेस चल रहा है, इस ट्रॉमा से निकलने का बेस्ट वे है कि मैं इस स्पिरिचुअल लाइफ को चुनूं। और मतलब मैं जितना सुनती थी मुझे एक इनर पीस फील होती थी उनके प्रेजेंटेशन से। फिर इसी बीच में एक और हमारे कलीग थे जो सहज मार्ग से जुड़े हुए थे, जो आज का हार्टफुलनेस है, वो उस समय सहज मार्ग हुआ करता था और राजगोपालाचारी जी उसके मास्टर थे, जो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मतलब उसके मास्टर थे। तो उसमें भी यही मेडिटेशन वाला कॉन्सेप्ट था। तो फिर उन्होंने मेरे को, जो उनके लोकल हमारे सेंटर के कोटा में प्रिसेप्टर थे, उनसे सिटिंग लेके, बेसिकली वहां का प्रोसीजर ये होता है, वो किसी भी नए पर्सन को पहले 3 सिटिंग देते हैं डेली, देन फिर आप उनके अभ्यासी बन के एंड डेली जो मॉर्निंग मेडिटेशन होता है वो आप कर सकते हो। एंड एवरी संडे उनका कॉमन सेंटर पे मेडिटेशन होता था, तो उन्होंने मुझे वो ज्वाइन कराया। मीनवाइल मेरा कोटा से झालावाड़ ट्रांसफर भी हो गया था, तो आफ्टर ट्रांसफर ही मैं उसमें मेडिटेशन से जुड़ी, हार्टफुलनेस से। तो उसमें जुड़ी, योग लगाया, काफी कुछ किया। उसमें भी मेरे को काफी मतलब लौकिक अनुभूतियां हुई। उस योग से रिलेटेड तो लौकिक अनुभूतियां थी, कई लौकिक फायदे हुए, क्योंकि मैंने एमबीए ज्वाइन किया था, प्लस मेरी जॉब भी चल रही थी, मैं कोटा से बाहर ट्रांसफर भी हो चुकी थी, मेरे पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कोटा थे, तो आपकी टूरिंग, बाहर पोस्टिंग, सारी चीजों को हैंडल करना। बट काफी अच्छा रहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के अंदर निकलते जा रहे हो और मेंटली भी स्टेबल होते जा रहे हो हर तरीके से। और उसके लौकिक अनुभव तो ये मिले, उसमें जो हमारे मास्टर थे और जो लोकल सेंटर के प्रिसेप्टर्स थे, जो गाइड या कोच कह सकते हैं, बट वहां वो लोग उन्हें प्रिसेप्टर्स कहते हैं, तो वो ये बोलते थे कि आप कि मास्टर कहते हैं आप अपना समय मास्टर को दो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ही विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। यानी आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए उनके लिए। तो उससे रिलेटेड कई मुझे लौकिक अनुभूतियां हुई, अलौकिक तो नहीं हुई, पर हाँ लौकिक अनुभूतियां कई हुई। लाइक जैसे मेरा एमबीए के एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के लिए मेरे को जाना था एंड मैं कोटा आई कि मेरा सब सामान लेना है एंड जाना है। देन मेरे को छुट्टी लेकर के, तो मुझे प्रोसेप्टर बोले कि अरे मास्टर, उनका जो मेन था आश्रम वो चेन्नई में था, कि वो चेन्नई से चल के, साउथ से चल के जोधपुर आए हुए थे मास्टर। 3 डेज का वहां प्रोग्राम था और इस तरह से साल में 3-4 बार स्पिरिचुअल भंडारास बोलते थे, जो एक जैसे अपन यहाँ जो बापूजी का मेलन रखते हैं ना कि सबको एक साथ बुलाया, वहां हार्टफुलनेस में इस चीज को दे आर यूज्ड टू कॉल इट स्पिरिचुअल भंडारास, जिसमें एक साथ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्योंकि वो भी वर्ल्ड वाइड है, जैसे बीके है ऐसे ही हार्टफुलनेस भी बहुत बड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड उनके हैं सारे। तो लगभग एक साथ उस स्पिरिचुअल भंडारास में 2 से 3 लाख लोगों को तो एक साथ की गैदरिंग मैंने खुद ने देखी है, और वो मैनेज करते थे 3 दिन का इस तरीके से। कई मतलब अलग अलग जगह पे, कभी त्रिपुर में हो रहा है, कभी कहीं, मैं ज्यादा जगह तो नहीं गई, मैं 1-2 जगह गई हूँ। तो वो उस समय जोधपुर आए थे और वहां वही स्पिरिचुअल भंडारा 3 डेज का था और मास्टर खुद आए थे और वो खुद योग वगैरह कराते थे और मतलब सिटिंग उनकी तो काफी पावरफुल रहती थी। तो अब मैंने कहा मुझे तो वहां जाना है, क्या कहते हैं, मेरा तो एग्जाम है। और मैंने लगभग 10-12 साल के बाद वापस एमबीए की स्टडीज स्टार्ट की थी, डिग्री को छोड़े हुए, मुझे पढ़ना छोड़े ही 10-12 साल हो चुके थे, जॉब में थी।
तो मैंने कहा इतने सालों बाद पढ़ रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तो ठीक है क्लियर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैं 3rd रैंक मैंने अचीव की थी यूनिवर्सिटी में, एंड देन वो मेरा 2nd सेमेस्टर था। मैंने कहा मेरी इतनी स्टडीज बाकी हैं, इतना सारा असाइनमेंट बाकी है, मैं कैसे मैनेज करूंगी इसको। और मेरे से कहते हैं अरे तुम जोधपुर नहीं जाओगी, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा अंकल, क्योंकि वो काफ़ी एज के थे, हम अंकल ही कहते थे उन्हें। मैंने कहा अंकल 3 दिन बाद मुझे वहाँ इंदौर जाना है, मैं अभी कोटा आई हूँ, कल जाके वहाँ ज्वाइन करूंगी, फिर छुट्टी लेके वहाँ जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। कि नहीं बेटा वो वहाँ से यहाँ तक आ गए तो तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पर मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, वो 1 दिन में मैं कैसे मैनेज करूंगी। जो 1 दिन मैं कोटा में मेरा सब सामान बुक्स वगैरह लेने आई थी, वो 1 दिन मैं मास्टर को दे सकती हूँ, पर कैसे, उसके लिए मुझे 2 ओवरनाइट जर्नी करनी है, कोटा टू जोधपुर, देन जोधपुर टू कोटा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 दिन है। और मैंने उनके मोटिवेट करने पर वो दिया। मैं जोधपुर पहुंची और मैंने कहा वो फुल डे वहाँ अटेंड किया, वापस बस से रात को आ गई एंड चली गई एग्जाम देने गई। इतने सब स्ट्रगल में सब चीज़ पेंडिंग थी, वहाँ गई तो पता लगा मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा। मैंने कहा जो पिछली बार वाला हॉस्टल था, मुझे इंडिपेंडेंट रूम चाहिए, नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन में तो पेपर हो जाएगा, मैं क्या करूँ। मतलब मैंने इतने हॉस्टल देखे, हॉस्टल नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर वो शायद मुझे हॉस्टल इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था। तो पहली बात तो मैं इस जगह पर एक ये कहना चाहूंगी ब्रेक करके, कई बार हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, कई बार हमें सामने से ऐसा दिखाई देता है कि हमारे साथ जो हो रहा है हमारे सामने वो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। अब क्योंकि जो अभी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, हमें लग रहा है ना, हो सकता है कुछ उससे अच्छा ईश्वर ने हमारे लिए रच रखा हो, जो हमें थोड़े समय बाद पता चलेगा। तो हमें उस वक्त क्या है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड होकर ये मान लेते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा, पर हमें पेशेंस रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, ताकि हम आगे ये देख सकें कि हमारे लिए उससे अच्छा क्या हो रहा है। पर चूंकि मैं उस समय इतना अध्यात्म में नहीं आई थी, मेरी अध्यात्म की शुरुआत थी, तो मैं भी परेशान हुई। फिर फाइनली यूनिवर्सिटी की जो एक प्रोफेसर मैम थी, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस दिलवा दिया, जो मैं जिस हॉस्टल को ढूंढ रही थी उससे फार फार बेटर था। ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन पहली बार गई थी तो गेस्ट हाउस में मुझे मिला रूम नंबर 13, जिसे लोग कहते हैं मोस्ट अनलकी नंबर। बट आई हैड नो चॉइस, क्योंकि मेरे पास तो कोई रूम ही नहीं था। जो मिल रहा है, मेरी मजबूरी है कि मुझे उसे लेना है, मैंने लिया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया। मैं बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, आज भी उस गेस्ट हाउस में जाके रुकती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का है, एवरीवन नोज मी। और मैंने स्टडीज की एंड उस सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट ये था कि आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर। रादर उसके बाद हर सेमेस्टर में मैं उसी गेस्ट हाउस के उसी रूम में रुकी और हर बार मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। ये मेरे को लौकिक गेन मिला, जो मास्टर के प्रति हमारा समर्पण था। ये तो एक मैंने मेजर एकेडमिक साइड का बताया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और लौकिक ऐसे मैंने उस मेडिटेशन में और गेन भी देखे। बट मेरी जो सीनियर्स थी हमारी कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की, जो रिटायर्ड हमारी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स थी, वो भी उसी में अभ्यासी थी। उन लोगों से भी मेरी पहचान हो गई थी। तो उन लोगों का भी ये कहना था कि भाई ठीक है, आपका समर्पण होना चाहिए। और जब भी हम ऐसे स्पिरिचुअल भंडारा में या उसमें मिलते थे, जो ग्रुप मेडिटेशन होता था एवरी संडे, तो वो अपनी अलौकिक अनुभूतियां शेयर करती थी। पर मुझे अलौकिक अनुभूतियां कभी भी सहज मार्ग में नहीं हुई। अलौकिक अनुभूतियां हुई जब मैं बापूजी से जुड़ी। उसके बाद जब मैंने बापूजी का वो देखा कि भाई ये बापूजी हैं, अनंत भाई जी से भी मेरी फोन पर बात हुई। फिर बापूजी नहीं थे, बट अनंत भाई जी ने अब दिसंबर में आपने हमें यहाँ बुलाया भी था, अक्टूबर के बाद में जब मैंने उनसे बात की थी, तो हम यहाँ मिले। पर उसके बाद हाँ, मेरे को बापूजी ने जो वॉइस मैसेज भेजा था उसमें उन्होंने यही कहा था कि बुद्धि से साथ रहो। और मैंने उस समय पे कई अलौकिक अनुभूतियां की जो मैं वहां सुना करती थी, वहां सुनती थी, बट फील सारा मैंने उसको एक्सपीरियंस यहाँ पर किया। और जब मैं स्टार्टिंग में बापूजी से जुड़ी तो मेरी दोनों चीजें पैरेलल चलती थी। मतलब हार्टफुलनेस की अपनी प्रेयर है, मॉर्निंग की भी एंड रात की भी, और मैं कई सालों से उसमें जुड़ी हुई थी। तो हमारा बिल्कुल फिक्स था कि वो रटी हुई थी, हमारी मॉर्निंग होनी है उस प्रेयर से ही होनी है, रात को सोना है तो वो भी सोशल वेलफेयर की, विश्व शांति के लिए ही प्रेयर होती थी रात को, तो रात को वही करते थे। वन फाइन डे ऐसा हुआ मॉर्निंग में, और मेरा ये था कि मेरी दोनों चीजें पैरेलल चलती थी। मैं पहले वाली प्रेयर करती थी, फिर बापूजी की परम शांति वाली करती थी। आई ट्राइड अलॉट। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं वो पहले वाली प्रेयर को, वो भी 3 या 4 लाइन की थी, मैं उसकी 1-2 लाइन बोलती, बीच में परम शांति वाली आ जाती। मैंने कहा अभी इसका नंबर आएगा, पहले इसे तो कंप्लीट करूं। मतलब उस मॉर्निंग मैंने 4-5 बार ट्राई किया,
बट मैं वो पहले वाली प्रेयर जो मैं बरसों से कर रही थी, आई कुडंट कंप्लीट दैट प्रेयर। ये एक बहुत अलग चीज थी कि ये अच्छा, इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने सहज मार्ग के अंदर किसी और का सुना हुआ था, बट उनकी भक्ति मार्ग से और जो सहज मार्ग के मास्टर थे उनके बीच की वॉर का सुना हुआ था कि देवी चाहती थी ये मेरी मतलब मेरी फॉलोअर है तो ये मेरे पास रहेगी, एंड मास्टर का था कि ये मेरे ज्ञान मार्ग में आई है तो मैं इसे लूंगी। ऐसी स्टोरी मैंने उनकी सुनी हुई थी, बट आई एक्सपीरियंस जब मैं बापूजी से जुड़ी तो मुझे लगा ये दो मास्टर्स की वॉर है कि भाई वो चारी जी, क्योंकि नो डाउट मैंने मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट उनके से सीखा, मेरी ग्रीवेंसेस से मैं उनके साथ मेडिटेशन करते हुए प्लस शिवानी बहन को सुनते हुए मेरे सारे जो भी अंदर के ग्रीवेंसेस थे उससे बाहर निकली और एक एक्सेप्टेंस लेवल पर आई कि मैंने सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर किया है, एंड एक मेंटल स्टेबिलिटी पे आई, इनर पीस का रियलाइजेशन किया, ये सब कुछ मैंने वहां किया। उसके बाद बापूजी से कनेक्ट हुई थी मैं। शायद हो सकता है सबका रीजन ये रहा हो क्योंकि बापूजी से जुड़ने के लिए चेतना का एक स्तर चाहिए और उस स्तर पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें पढ़ाई करनी होगी। नॉट नेसेसरी कि एवरीवन बीके स्कूल में ही जाए, समवन एल्स कैन गो एनीवेयर एल्स आल्सो, तो वो कोई कहीं और भी जुड़ सकता है। कई सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे इंडिया में, तो वो सब हुआ और मुझे लगा कि शायद अब मेरा वक्त आ गया है कि अब यहां से लेकर के मुझे फुल फ्लैश इधर ही जुड़ना है। एंड उस दिन के बाद से मेरा पूरी तरीके से सहज मार्ग छूट गया और मैं पूरी तरीके से बापूजी से जुड़ गई और फिर वो एक ही प्रेयर रह गई, परम शांति वाली। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था कि भाई अब ये चेतना का स्तर हमारा ये वाला है। और उसके बाद जो बापूजी से मुलाकात हुई वो तो पहले बता ही दी कि पहले गुड़गांव आश्रम में पहली बार वहां मिले थे अप्रैल 2018 में। बट हाँ, वहां बापूजी से मुलाकात हुई थी, पास जाके भी मिले। लेकिन हाँ, एनर्जी लेवल की जो मेरी फीलिंग थी, ये मैं अगेन बोलूंगी कि एनर्जी लेवल की फीलिंग वो मैंने 2022 में की। जो मुझे बापूजी के यहाँ जो डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, मतलब आफ्टरनून में यहाँ मेडिटेशन के दौरान जब हम योग लगा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर रात को साक्षी बहन ने मतलब योग करवाया था उसी दिन अक्टूबर में ही, वो योग भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल योग था, लाइक जब भी हम योग लगाते हैं तो हमारे योग में भी यही है कि हमें आत्मा को यहाँ रियलाइज करना है फोरहेड पर यही हम करते हैं। और जब साक्षी बहन योग करा रही थी तो मैं बार बार फोकस, मेरा भी यही था कि भाई मुझे यहाँ फोकस करना है, मैं यही कर रही थी। लेकिन मैं जितना यहाँ करने की फोकस करती थी, मेरा फोकस यहाँ नहीं जा रहा था, मेरा फोकस यहाँ जा रहा था। आई वाज फीलिंग कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ मतलब मुझे मेरे सिर के ऊपर कुछ फील हो रहा था। मैं जितना यहाँ फॉरवर्ड पर फोकस करती, वो फोकस बार बार यहाँ जाता था कि कुछ निकल के यहाँ आ चुका है और वो यहाँ पर है। और मतलब मैं जितनी भी कोशिश करूं वो फोकस वहीं जाएगा। मुझे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। किरण बहन मेरे पास थी क्योंकि मैं सिंस बापूजी से उन्हीं की वजह से जुड़ी हूँ, तो ऑलवेज हम जब भी यहाँ आते हैं साथ ही आते हैं। और इसके साथ मैं एक चीज और कहूंगी कि उससे पहले ही है ना, आनंद भाई जी ने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट का ये चैनल स्टार्ट किया था जिसपे आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। जब भी मैं किसी का पॉडकास्ट सुनती थी तो मेरे अंदर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत सारी बातें निकल के आती थी, जो शायद मैंने अभी आज यहाँ बोली है या नहीं बोली, आई डोंट नो। बट मुझे सुनकर ये लगता था कि नहीं, कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये बता सकती हूँ, मैं ये बता सकती हूँ, मेरी जर्नी में भी ये रहा है। जैसे होता है ना, आपके अंदर से कुछ फ्लो होके बाहर आना चाहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी और मैं हर बार सोचती थी। फिर जो हमारा डे था उससे एक दिन पहले, क्योंकि वो 3 दिन में डिवाइड किया हुआ था आप लोगों ने, तो हम बीच वाले दिन में थे, हमसे एक दिन पहले का प्रोग्राम भी हो चुका था जो अदर स्टेट वाला था। हमने उसका भी सारा लाइव सेशन मॉर्निंग भी देखा था, आफ्टरनून भी देखा था, नाइट भी देखा था, जिसमें आपने निम को लाइव में लिया था, आवा शुक्ला मैम को लाइव लिया था। तो उनको लाइव देखते हुए भी मेरे दिमाग में ये आया था कि भाई कल हम जाएंगे, हो सकता है इस लाइव सेशन के अंदर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आई कैन स्पीक दिस। तो एक मन के अंदर बहुत सारी चीजें थी और ये मौका भी मिला। लेकिन उस मौके से पहले क्या हुआ कि जो साक्षी बहन का जो मैंने मेडिटेशन वाला वो योग देखा, जिसमें मेरी फीलिंग यहाँ की जगह यहाँ थी, मतलब वो इतना पावरफुल योग था कि उस योग के बाद जब उन्होंने कहा ना आंखें खोलने, मन ही नहीं था कि मैं आंखें खोलूं, मतलब वो आंखें भी जबरदस्ती खोली थी। फिर उन्होंने बोला कोई भी कुछ यहाँ आके बोलना चाहे, तो मतलब मेरे अंदर ये था कि जो इतने महीनों से ये सोच रही थी, और एक दिन पहले तक भी 24 घंटे पहले तक भी ये सोच रही थी कि मुझे ये मौका मिला तो मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर माइक फोबिया है ही नहीं। बचपन से मेरे फादर ने स्टेज पर बुलवाया है तो माइक फोबिया है ही नहीं, स्पॉन्टेनियस आप कह सकते हैं और उठ के मैं बोल सकती हूँ। तो मेरे और ये था कि मैं बोलूंगी, बट वो ऐसा आया जैसे जो कुछ भी फ्लो के बाहर आना चाहता था वो सब सागर के तले में बैठ चुका है। एक असीम शांति, एक परम शांति, मतलब एक इनर पीस का फीलिंग तो पहले हो चुका था, लेकिन उससे भी और ज्यादा जो डीप साइलेंस जिसे कहते हैं, जहां अब
आकर के बोलने की तमन्ना भी खत्म हो गई। उस चीज से भी एक वैराग आ गया। वो वाला स्टेज मैंने मतलब एक्सेप्ट, वो खुद मैंने उसको अचीव किया कि अब तो मेरे अंदर बोलने की तमन्ना भी नहीं रही कि मैं किसी को ये बोलूं। कोई बात नहीं, ठीक है, बापूजी ने जो अब अपने को काम कहा है उसका सोर्स देखते हैं, जो मैंने ये स्टेज शो किया। पर किरण भाभी की इच्छा थी, वो मुझे कई बार बोली थी कि नहीं अपने को भी कभी बुलाएंगे। मैंने कहा भाभी मेरी तो इच्छा भी खत्म हो चुकी है कि अब मैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट चैनल पे जाऊं या मैं वहां पर जाकर के बोलूं। मैंने कहा हाँ, वंस अपॉन अ टाइम मेरी इच्छा थी, बट उस योग की पावर को जो मैंने रियलाइज किया, मतलब जो मैंने आपको वर्ड में एक्सप्रेस किया है, आप ये मानिए ये तो शायद बहुत कम है। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि हर चीज को हम उतना शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो हम फील करते हैं। और लिटरली मतलब ये रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ है। हाँ, एक मैं आफ्टरनून का एक एक्सपीरियंस और बीच में मिस हो गया, वो मैं बताती हूँ। जब हम दिन में यहाँ योग लगा रहे थे, मेडिटेशन मैंने इससे पहले भी किया है, सैडमान में भी किया और यहाँ भी करते हैं, बट उस तरह का कभी भी नहीं हुआ। तो जब हम यहाँ आफ्टरनून में योग लगा रहे थे, बापूजी के आने के पहले भी, क्योंकि और कोई काम नहीं था तो योग ही लगा रहे थे। योग लगाने के अंदर कंडीशन ये थी, मतलब जैसे सडनली काफी देर योग लगा के और वो खोला, तो जैसे मेरे जो दोनों एक नॉर्मल आपको लाइट रेडिश हैंड्स दिखते हैं, मेरे दोनों हाथ इतने ज्यादा रेड हो गए थे। मतलब किरण भाभी तब भी मेरे पास ही थी कि उनको दिखाया, तो मैंने कहा ये क्या है। मतलब वो रेडनेस देख के मैं भी शॉकिंग थी और वो भी शॉकिंग थी। तो या तो ये था कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी का फ्लो था, वो पावर थी यहाँ पे, कि जैसे पूरी बॉडी का ब्लड उतर के या किस तरीके से वो हाथ पूरे, जबकि कोई कलर नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन वो पूरे रेड हो चुके थे नेचुरली योग के अंदर। और योग को देखा, मैंने कहा ये क्या है, जबकि कुछ टाइम पहले से ये था, जैसे कोविड की वैक्सीन वगैरह लगवाई तो उसके अंदर मतलब मेरी बॉडी से तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी नहीं, नील के लेवल पे चला गया था कि आपको ऊपर से मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज तो काफी सारी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स वैक्सीन के बाद में क्रिएट हो गई थी एज अ साइड इफेक्ट। और मैंने कहा यार ये क्या है, और योग के अंदर का ये एक्सपीरियंस कि बिल्कुल वो ब्लड यहाँ आ रहा है। तो वो फिर वो बोली कि नहीं, कई सारी होती हैं कि योग करने को, जैसे क्योंकि किरण भाभी क्या डॉक्टर भी हैं और प्लस इसमें भी हैं योग में भी, तो बोले कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी से रिलीज होते हैं, जो कहीं ना कहीं बाउंड रहते हैं, बट वो सारे के सारे मेरे हाथ के अंदर आ गए थे पूरे, और मतलब बहुत ज्यादा ही रेड थे। तो ये 2-3 बार जब भी योग लगाया, योग बहुत अच्छा लग रहा था बापूजी के आने के पहले, और पूरे के पूरे जैसे योग से मतलब आंखें बीच में खोलती पूरे रेड, और जैसे योग से आंखें खोलनी अगले 5 मिनट में ये नॉर्मल हाथ, विद इन 5 मिनट जैसे अभी दिख रहे हैं नॉर्मल। और जैसे ही योग लगाया, योग के अंदर यानी इतना एनर्जी फ्लो होता था, जो वो एनर्जी हाथों के अंदर आ रही थी। और बाद में बापूजी के आने के वाला वो लाइट वाला एक्सपीरियंस तो मैंने पहले बता ही दिया। देन फिर वो नाइट वाला था एक्सपीरियंस, जो इतना पावरफुल योग था। अच्छा एक चीज और, चूंकि मेरी मैं इस लौकिक का कार्मिक अकाउंट का बचा हुआ बंधन कहूं या जो भी कहूं, जो मेरी लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाते हुए मतलब जितना वक्त मुझे देना चाहिए शायद मैं उससे कम दे पाती हूँ। ये मतलब ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है सफिशिएंट हो या हो सकता है ना हो, बट ये मेरी फीलिंग है। तो मुझे इस बार अक्टूबर प्रोग्राम में आने के पहले मेरी एक इच्छा और थी, क्योंकि मैं करना तो चाहती थी, लेकिन मैं उतना टाइम अपनी लौकिक जिम्मेदारियों की वजह से नहीं दे पा रही थी योग को। जो दे रही थी वो मुझे कम फील हो रहा था। पर मैं चाहती थी कि जब मैं इस अक्टूबर प्रोग्राम में आऊं, अब मैं बापूजी की पावर को रियलाइज कर सकूं, उतना मेरा चेतना का स्तर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास समय कम है, और उसे मेरी एम्बिशन कहिए या मेरी एक्सपेक्टेशन कहिए, जो मैं बापूजी से मिलन में चाहती थी अपने आप से, वो कहीं ज्यादा थी और समय कम था। तो इस बीच में मुझे 2 चीजें और मिली। तो एक चीज और है कि जब आपका रास्ता, आपकी सोच अच्छी होती है, आपका गोल अच्छा होता है, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, हेल्प खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। और मेरे को किरण भाभी ने एक वीडियो भेजा, जो वीडियो का मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद मुझे हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, जो था मतलब संकल्प से आप किसी भी चीज की सिद्धि कर लो, और उसके लिए आपको मॉर्निंग का कोई टाइम दिया था कि उस समय के ये 10 मिनट है, 3 साढ़े 3 के या कुछ ऐसे, कि 2 टाइमिंग्स ऐसे बताए थे, उस समय आप जो संकल्प करेंगे उसको सिद्ध कर सकते हो। जिसका भी वो वीडियो था, शायद वो रहा होगा लौकिक संकल्प सिद्धि का, और मैंने उसका इस्तेमाल किया जो मुझे चाहिए था। मेरी चेतना का स्तर वो लाना बापूजी मिलन के पहले, क्योंकि समय कम था और मेरी एम्बिशन हाई थी। लेकिन मेरा कॉज क्या था? बापूजी से एनर्जी लेवल का मिलन। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठने की बिल्कुल आदी नहीं हूँ, बचपन से आदी नहीं हूँ, और 3 बजे उठ जाऊं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट पर्टिकुलर उस संकल्प के लिए मैं उठी, और मैंने उस पीरियड में यही संकल्प डाला। और शायद ये कहिए कि ये मैंने बाय हार्ट किया था,
ये मेरा संकल्प सिद्ध भी हुआ, क्योंकि अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हो तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने के लिए जुट जाती है। शायद ऐसा, ये एक जनरल किसी मूवी का डायलॉग है, बट ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने वो संकल्प डाला। उसके बाद बापूजी के प्रोग्राम के जस्ट प्रीवियस वाले वीक के अंदर ही साक्षी बहन की मॉर्निंग मेडिटेशन में शायद सफर जीवन मुक्ति का ऐसे करके 3 एपिसोड आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे ख्याल से शायद यही नाम है, सफर जीवन मुक्ति का, ऐसा ही कुछ करके है। और वो बहुत ही पावरफुल योग किए थे, बहुत जबरदस्त। और विद इन 3 days वो जो मैंने योग किया ना, तो लिटरली जो मैं चाहती थी आई अचीव दैट। और शायद उसी का रिजल्ट था कि मैंने उस दिन जब हम बापूजी से मिले हैं, ये सारे इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस, ये मान लीजिए कि हम मॉर्निंग में 10-11 बजे तो शायद हम लोग यहाँ आ गए थे, तो तब से लेकर के और रात के अगले 10-11 बजे तक जितने भी एक्सपीरियंस किए, एक से बढ़ के एक किए, ये शायद उस एक वीक का मेरा अचीवमेंट था जो मैं करना चाहती थी, और मुझे ये सब कुछ मिला। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने भी मेरे को मेरा ये लेवल अचीव करने में मेरी हेल्प की। मैं बाय हार्ट उन सबको थैंक्स देती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी की हेल्प तो लगती ही है हमें कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। और फिर आज अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर मैं ये कहूंगी किरण भाभी की वजह से हूँ, क्योंकि उनकी काफी समय से इच्छा थी, तो वो मुझे बोल भी रही थी, फरवरी से लेकर के वो बोल रही थी। उन्होंने शायद आपको मैसेज किया था, फिर मुझे फॉरवर्ड भी किया था, बट फरवरी में मैं वहाँ दुबई चली गई थी। फिर मार्च में मुझे वो शो ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं आ नहीं सकती थी। तो इस वजह से उनकी, मैंने कहा 2 महीने से वो कह रही हैं, तो भाभी की इच्छा है तो मुझे जाना है, क्योंकि किरण भाभी का मेरी लाइफ में इतना योगदान रहा है। किरण भाभी का और उनके हस्बैंड भैया मेरे ऑफिस के मेरे बॉस भी रहे हुए हैं, सीनियर भी हैं और आज भी हैं हमारे ऑफिस में। तो उन दोनों का मेरी पर्सनल लाइफ में इतना योगदान रहा हुआ है कि चाहे भैया हो या भाभी हो, मुझे कोई भी बात कह दें, चाहे वो लौकिक की हो या अलौकिक की हो, चाहे वो इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी हो, आई कांट से नो, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ के उस समय का है जब मैं ये कहूं कि मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। और हमारे बुरे समय में जिसने हमें सहयोग दिया और खड़ा किया, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूं इस लेवल पे, तो उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, और आज भी है, आज भी है। तो ये मतलब इस दुनिया में इस लेवल के अच्छे लोग भी होते हैं, जहां मैंने कहा ना कि वो एक्सट्रीम भी है जो बिल्कुल नेगेटिव है, वो एक्सट्रीम भी है जो पॉजिटिव है, तो वो आज भी है। तो मैंने कहा किरण भाभी की इच्छा है, तो चाहे मेरा तो स्टैग्नेशन साक्षी बहन के योग पर आ गया था अक्टूबर में कि मेरे अंदर तमन्ना नहीं है, पर मैंने कहा नहीं, भाभी की है तो बिल्कुल मैं जाऊंगी। तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ कि ठीक है, मेरी जर्नी से अगर किसी को क्या फायदा हो सकता है तो जरूर है, क्योंकि हमारे जीवन में संयम का भी बहुत महत्व है, योग का भी बहुत महत्व है, और योग ही हमें संयम देता है। जी, तो अब विश्व कल्याण के लिए आखिरी 2 मिनट में आप क्या कहेंगे लक्ष्य के पर? जीवन का लक्ष्य को अगर मैं मेरे वर्ड्स में डिफाइन करूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है पर्टिकुलर, जो मैंने मेरी आध्यात्मिक जर्नी में जो भी मेरी पास्ट से, चाहे गीता के सार से शुरू होकर के बापूजी से मिलन तक जो मेरी आध्यात्मिक जर्नी रही है, उस सब चीज को कंपाइल करते हुए जो मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य डिसाइड किया है, पहले मैं उसको एक लाइन में बोलना चाहूंगी जी। वो है अपनी चेतना के स्तर को इतना बढ़ाना कि परम पिता परमेश्वर की चेतना से एकाकार हो जाए। ये मैंने मेरे लिए लक्ष्य डिसाइड किया है कि मैं मेरी चेतना के स्तर को इतना बढ़ाऊं ताकि मैं अपनी चेतना के स्तर को परम पिता परमेश्वर की चेतना से एकाकार कर सकूं। अब मैं मेरे अपने इस लक्ष्य को बापूजी के ज्ञान से डिफाइन करना चाहूंगी। तो मेरा मानना यह है, ज्ञान तो वो प्रकाश स्तंभ है जो हर अंधेरे को मिटा देता है, और बापूजी अपना ज्ञान देकर के प्रकाश का वो स्तंभ तो स्थापित कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मात्र उस ज्ञान की गहराई में जाना है और अपने जीवन को प्रकाशित करना है। जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रकाश फैलता जाएगा, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा। बापूजी का लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसे महज आप चंद शब्दों का एक डायलॉग ना लें, बापूजी ने जो ये एक स्टेटमेंट दिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बेटर होगा कि हम इसकी गहराई में जाएं। इसकी गहराई क्या है? इसकी गहराई ये है, स्व परिवर्तन से मतलब है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि इसका मतलब हमारे हृदय में, हम मुंह से बोल देते हैं हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है, ऐसा नहीं।
दिल की गहराइयों से सबके प्रति जो भी वैरभाव है उसे हम अपने मन से निकालें। ये कब होता है? जब हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो जब तक आत्म शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे मन से वो वैरभाव निकलेगा नहीं। और जैसे जैसे हमारी आत्म शुद्धि होती जाएगी हमारी चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। बापूजी ने ज्ञान के 4 सब्जेक्ट बताए, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। अब सबसे पहली चीज है योग। जब हम योग लगाएंगे तो हमारे अंदर संयम आएगा, एक पेशेंस आएगा, ताकि हम चीजों को डील कर सकें। तो योग लगाना तो इसलिए जरूरी है ताकि हम एकाग्रता को डेवलप कर सकें, हम संयम को डेवलप कर सकें, हम पेशेंस को डेवलप कर सकें अपने अंदर, और जो भी परिस्थिति हमारे सामने है उसमें इम्पल्सिव होकर डिसीजन ना लें। हम पेशेंस होकर जैसे ही सेकंड थॉट देंगे तो हमें दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको गुस्सा भी आएगा, आपको क्रोध भी आएगा, और इम्पल्सिव होकर के आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो आपको नेगेटिव रास्ते पे ले जाएगा, और उसका फिर कभी भी आपको पॉजिटिव फ्रूट मिल ही नहीं सकता। तो जैसे ही आप योग के जरिए संयम डेवलप करोगे, एकाग्रता डेवलप करोगे, तो आप क्या करोगे, हर चीज को, बुरी से बुरी परिस्थिति को, जो कहते हैं ना गिरी हुई से गिरी हुई परिस्थिति है, उसमें भी सेकंड थॉट दोगे। सेकंड थॉट देने का संयम जैसे ही आपके अंदर आया, आपको पॉजिटिव दिशा की किरण जरूर दिखेगी, और वही किरण आपको पॉजिटिव रास्ते पे ले जाएगी। इसके बाद आता है आपके अंदर सेवा। सेवा क्या है? अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। अनकंडीशनल लव के अंदर भी सिर्फ प्रेम और प्यार ही नहीं है। नो एक्सपेक्टेशन विथ एनीबडी अगेंस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर एनीवन। मतलब हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो, लौकिक काम कर रहे हो, अलौकिक काम कर रहे हो, लिखने का कर रहे हो, पढ़ने का कर रहे हो, घर में कर रहे हो, फैमिली लाइफ में कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, एनीवेयर कहीं भी कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक लौकिक का डायलॉग है, नेकी कर दरिया में डाल। पर इसे जीवन में उतारना है। जीवन में उतारना है कि आप काम करिए, भूल जाइए इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है ऑफिस में हम अच्छा करें लेकिन बॉस की फटकार मिले, कोई बात नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। यही सेवा का असली मतलब है, जिसे हम लौकिक अलौकिक बैलेंस करते हुए अपने जीवन में ढाल सकते हैं। और तीसरी चीज है समर्पण। समर्पण ईश्वर के प्रति, और ईश्वर से बड़ा दर्जा होता है गुरु का। और बापूजी को अगर हम लौकिक दुनिया में हैं तो हम अपने गुरु के स्तर पे देख सकते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे गुरु की चेतना का स्तर परम पिता परमेश्वर की चेतना के स्तर से एकाकार हो चुका है, और वो उस लेवल पर हैं। अगर हम उनके प्रति समर्पण रखते हैं, और वो भी दिल की गहराइयों से, तो उस समर्पण के बाद देखिए कि आपका लौकिक अलौकिक बैलेंस खुद ब खुद हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज्ञान के प्रकाश में जब इन गुणों का समावेश होगा तो आपकी आत्मशुद्धि तो स्वतः ही हो जाएगी, और जब आपकी आत्मशुद्धि हो जाएगी तो आपकी चेतना का स्तर तो अपने आप बढ़ जाएगा। और इस तरीके से चलते हुए जब सभी की चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते उनकी चेतना का स्तर इस लेवल पे पहुंच जाएगा, चाहे हम बापूजी की चेतना के स्तर को मैच करें, या मैं ये कहूं कि परमपिता परमेश्वर की चेतना के स्तर को से एकाकार हो, तो ये विश्व तो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, और ये लोक अमरलोक बन जाएगा, और बापूजी का सपना भी साकार हो जाएगा। तो असल में तो हम बापूजी के लक्ष्य के गहराई में जाएं, तो मेरा जो अपना पर्सनल जो ज्ञान की गहराई से जो मैंने इन्फ्लुएंस निकाला है, वो मैं आज सबसे शेयर करना चाहती थी। आई होप सही लगा होगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, अपना जीवन का अमूल्य एक्सपीरियंस बताया। सबको ये सीखने को मिले कि इतने संघर्ष करने के बाद भी जीवन के संघर्ष तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस संघर्ष के पीछे छुपा हुआ जो हमारा जो जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में ये संघर्ष हमें महत्वपूर्ण हेल्प करता है, ये ज़्यादा महत्व है। एक जैसे मैंने अपने क्लास में भी कहा था, रात को 10 से 11 के लाइव मेडिटेशन में, एक हीरो ने बताया कि अगर मेरे जीवन में अगर इतना सा भी दुख कम आता तो मैं शायद यहाँ ना पहुँचता। तो यही बात इनकी इस जगह मैं और बोलना चाहूँगी कि जैसे बापूजी से जुड़ने से पहले मन में कई सवाल थे। बापूजी के ज्ञान से जुड़ने से पहले मन में कई, मतलब जीवन का संघर्ष किया, संघर्ष से बाहर भी निकली, मतलब सफलता हर कदम पे मुझे मिली। नो डाउट मैंने जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं किया, हर चीज संघर्ष से हासिल की और सफलता भी हासिल की। पर फिर भी जैसे औरों की लाइफ को देखती थी
तो मन में कभी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता था कि मेरी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों। जब कार्मिक अकाउंट का प्रिंसिपल क्लियर हुआ तो ठीक है, वहां भी चीजें क्लियर हो गई कि ठीक है, मेरा कर्म बंधन रहा होगा जिसकी वजह से मैंने इतने लोगों से जीवन की इस यात्रा में और ये सब चीजें फेस की। पर बापूजी से जुड़ने के बाद तो वो सवाल भी खत्म हो गए, क्योंकि उनका जवाब मिल गया। जवाब ये मिल गया कि भाई वो संघर्ष, जैसे कहते हैं ना कि सोना आग में तपकर ही निखरता है, तो वो संघर्ष की तो वो तपिश थी, ताकि उस तपिश से गुजर के इस स्तर तक पहुंच सके और निखर करके यहाँ पर आ सके, इस लेवल पर आ सके। तो इसीलिए वो सवाल बापूजी के ज्ञान से जुड़ने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गए कि वो जो कुछ भी एपिसोड आया था वो कुछ नहीं था, वो मुझे मेरी जर्नी में मुझे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, मुझ में निखार लाने के लिए था। तो इसीलिए सबके लिए ग्रजेस समाप्त हो गए और एक वापस प्रेम वाली भावना भी आ गई। और फिर ये हो गया कि ठीक है, जो कुछ होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है, हमें पल भर के लिए दिखाई नहीं देता। जैसे मेरी लाइफ में कई एपिसोड आए कि उस समय तो मुझे लगा कि नहीं, ये इसमें ना मतलब मेरा अच्छे के लिए नहीं है, बट लेटर ऑन मुझे ये दिखा कि नहीं, वो जो हुआ था ना उस समय वो मेरे अच्छे के लिए था। और धीरे धीरे फिर ये विश्वास डेवलप हो गया। जैसे आज की डेट में मुझसे कोई कुछ कहता भी है तो मेरा जवाब यही होता है, प्रभु इच्छा, मुझे पता है जो कुछ भी होगा ना उसमें मेरा ही अच्छा छिपा होगा, चाहे उसमें आज कितना भी बुराई दिखाई दे, मेरा आने वाला कल अच्छा होगा, और इस लौकिक दुनिया का तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस लेवल का विश्वास, समर्पण में हमें इस लेवल का विश्वास लाना है। और जब ये विश्वास होगा, विश्वास से अगर आप ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये मेरा मानना है। सिर्फ कमी होती है हमारे अंदर आत्मविश्वास की, और जब समर्पण करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे, तो जरूर मिलेगा। और मैं मानती हूँ सबको मिलेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो गई सभी बेहद की आत्माओं की। तो जो नई आत्मा है, जो पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो जरूर से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 4,40,000 से ज़्यादा आत्माएं जुड़ चुकी हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और अगर मॉर्निंग में ज्वाइन करना चाहते हैं साक्षी को, तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन आप उनके साथ कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हैं तो जिल पटेल की चैनल है, जरूर से सब्सक्राइब करिए। अब तो हर लैंग्वेज में बापूजी की चैनल आ चुकी है। तो जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन हो मन में, उसके साथ क्वेश्चन लिखिए और पीछे लिखिए बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी आपका, और आप सभी दिव्य आत्माओं का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा रखता हूँ आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। एक्सपीरियंस रह गया वैसे आज मॉर्निंग वाला, और शानदार एक्सपीरियंस था, मुझे अभी याद आया है। यस, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। तो आज का तो और ज्यादा जी जी, तो इसको हम अपने और नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं, ताकि आप और भी एपिसोड इनके रीता जी के आएंगे, वो भी आप देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की